हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे जो भी एल्डर्स थे वो एल्डर ली सुई से कहते हैं कि उन्हें ही जाके गोचेंग के साथ बात करनी पड़ेगी, इसीलिए वो गोचेंग से बात करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि जियान से मिलने के लिए आई हुई थी। वहीं पे जियान अपनी होने वाली भाभी को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। खैर इसके बाद ननंद और भाभी के बीच में बातें होने लगती है, जहाँ पे मिंग जियान से कहती है कि वो उसको किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह भी जियान जब मिंग से पूछती है कि इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों, तो फिर मिंग आगे से बताती है कि उसे पता है कि गोचेंग ने जियान के साथ क्या क्या किया है और उसे इस बात का पछतावा और थोड़ी सी चिंता है, इसीलिए वो बस उसके किए गए कर्म कांड को थोड़ा सा रीपे करना चाहती है। वह भी जियान अपने मन के अंदर ये सोचती है कि भाभी का तो प्यार एक तरफा था, तो फिर उन्हें गोचेंग की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसने यूमी के द्वारा दिए गए जो भी रिसोर्स थे उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसकी कल्टीवेशन फिर से बढ़ गई थी। वह भी गोचेंग अगले प्लान के बारे में सोच रहा था कि उसे येलिंग को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसके अगले प्लान्स में काफी ज्यादा देरी हो सकती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एल्डर ली सुई आ जाते हैं और गोचेंग उन्हें देख के बिल्कुल खुश नहीं होता है और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं, मैं कब से इतना महान बन गया कि एल्डर ली सुई खुद यहाँ पे आ गए मुझसे मिलने के लिए। वह पे एल्डर गोचेंग से कहते हैं क्या मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है पैलेस के अंदर इधर उधर घूमने के लिए। गोचेंग आगे से कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बेसिकली गोचेंग एल्डर को उंगली कर रहा है और उन्हें इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, लेकिन गोचेंग के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं होता है और वो आगे से कहता है कि अगर जियान का बहाना बना के मुझे डराना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जिससे एल्डर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो और जोरों से चीखने लगते हैं। उसी टाइम पे जियान और मिंग वहाँ पे भागते हुए आते हैं और जियान गोचेंग के ऊपर चिल्ला देती है, जिसपे गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाने की, अगर तुम मुझसे सच में बदला लेना चाहती हो तो सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो, ना कि किसी और चीज के ऊपर। वहीं पे एल्डर गोचेंग से कहते हैं कि तुम्हें हमारी शर्त तो याद ही की होगी ना कि तुमने क्या शर्त लगाई थी। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि बेशक मुझे शर्त याद है, अगर मैं जियान को हरा देता हूँ तो फिर मुझे सक्सेसर की पोजीशन मिलेगी, लेकिन अभी ये बच्ची तो सिर्फ ड्यूक फेज पे ही है। ऐसा लगता है कि आप मुझे सक्सेसर बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है, जिससे एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके बाद गोचेंग उनसे कहता है कि मेरी कुछ और डिमांड्स भी हैं। इस पे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो गोचेंग के सामने अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो काफी ज्यादा मजबूर हैं, इसीलिए वो गोचेंग की हर एक डिमांड को मान लेते हैं, यही सोचते हुए कि ये क्या ही कर लेगा। एल्डर इन सभी डिमांड के लिए मान जाते हैं, लेकिन गोचेंग बहुत ज्यादा स्मार्ट था, इसीलिए वो आगे से कहता है कि जल्दी से दाओ हार्ट की कसम खाओ तभी मैं मानूंगा। जिसपे एल्डर गोचेंग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि बिल्कुल मुझे आपके ऊपर तिनको भी भरोसा नहीं है। तो फिर एल्डर को वहाँ पे ना चाहते हुए भी कसम खानी पड़ती है कि अगर वो अपने वादे को तोड़ते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए मारे जाएंगे। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जियान की तरफ देखता है, तो फिर मिंग जल्दी से आगे बढ़ के जियान के सामने आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जियान मिंग से कहती है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो आज यहाँ पे गोचेंग के साथ जो भी पुरानी रंजिश है उसे आज के आज यहीं पे निपटा लेगी। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि यहीं पे निपटा लोगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छू भी सकती हो। जिसपे मिंग गोचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि ये वो लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन गोचेंग अपनी स्पीच की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक झटके से वहाँ से गायब हो जाता है। इसे जियान हैरान तो होती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि गोचेंग बाहर की तरफ जा रहा है, तो फिर वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा की रफ्तार से गोचेंग के ऊपर स्लैश मारती है, लेकिन गोचेंग उसे अपनी 2 उंगलियों के साथ ही रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, बस तुम ड्यूक फेज पे आई हो, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। इतना कहने के बाद वो जियान की तलवार को तोड़ देता है। इससे जियान काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने सोचा था कि गोचेंग इसे बहुत ज्यादा खुश होगा कि वो उसे मार सकने की पावर पे नहीं आई है, लेकिन गोचेंग खुश होने की जगह पे निराश कैसे हो सकता है। इसके बाद गोचेंग उसे कहता है कि अब तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और वो उसके मत्थे के ऊपर एक जोर की फिंगर फ्लिप मारता है और उसे कहता है कि जाओ और जाके फिर से प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा आना मुझे मारने के लिए। और वो जाते हुए कहता है कि जब अच्छे से कल्टीवेट कर लेना तब मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिवेंज गेम खेलूंगा। लेकिन जियान इस बात को सीरियस ले लेती है। इसके बाद वो आगे से गोचेंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम मुझे बेइज्जत कर सको, अब मैं तुम्हें सच में सेटिस्फाई कर दूंगी अपनी कल्टीवेशन के साथ। गोचेंग उनसे कहता है कि तुम्हारे पास ये काबिलियत नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे उसे पीछे से भयानक और महसूस होता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर जियान वहाँ पे किसी तरह की लेती है और गोचेंग के ऊपर एक लाजवाब हमला कर देती है। वो बहुत बड़ी शॉट डायरेक्ट आके गोचेंग के ऊपर गिरने वाली थी और जब मिंग जियान को आवाज देती है तब वो होश में आती है और उसे पता चलता है कि ये अटैक गोचेंग को मार सकता है, इसीलिए वो गोचेंग से साइड में हटने को कहती है। लेकिन गोचेंग आगे से कहता है कि वो इस स्ट्राइक को डायरेक्ट झेलेगा ताकि वो जियान को रीपे कर सके, जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि क्या ये मरना चाहता है जो अटैक को डायरेक्ट झेलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ी सी शॉट सीधा आके नीचे गिरती है, तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। साथ ही में वो शॉट पूरे की पूरे लैंड को 20 से 2 टुकड़ों में काट देती है और आसमान को
को भी चीर देती है। वहीं पे मिंग गोचेंग को ये सब करता हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और हम लोग देखते हैं कि जियान की दोस्त बोन वो एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं तो फिर ये मरा नहीं था, बस मरने के हालात पे आ चुका था और दोस्त बोन की वजह से ये अभी तक जिंदा था। वहीं पे जियान काफी ज्यादा हैरान होती है कि अगर गोचेंग ने सही मौके पे डॉज न किया होता और अगर उसने अपने हाथ को साइड में न किया होता तो वो गोचेंग को मार ही देती। और गोचेंग ने ये अटैक डायरेक्ट इसलिए लिया था ताकि वो जियान को रीपे कर सके उसकी हड्डियां चुराने के लिए। और उसे आगे से महसूस होने लगता है कि उसने गोचेंग को हमेशा से गलत ही समझा था। वहीं पे मिंग गोचेंग के पास आती है जो कि चिंता दिखाते हुए उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा मरने मारने पे क्यों उतारू चले रहते हो। अगर जियान ने सही मौके पे अपना हाथ साइड में ना किया होता तो वो शॉट तुम्हारे सीधा ऊपर गिरती और तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें गोचेंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि वो जियान को इंटरेस्ट के साथ वो सभी सफरिंग रीपे करना चाहता था जो उसने अभी तक झेली थी। इससे वो दोनों हैरान तो होते हैं लेकिन मिंग आगे से चिल्लाते हुए कहती है ये सब कर लेने से तुम उसकी माफी नहीं पा पाओगे, अगर तुम मर भी जाओ तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये दिखाना बंद करो कि तुम इन सभी चीजों के लिए डिजर्व करते हो। वहीं पे एल्डर गोचेंग के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि साले को मैंने कम समझ लिया, काफी शक्तिशाली है। जिसके बाद पूरे डॉटियन पैलेस के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है कि अगला सक्सेसर गोचेंग है। साथ ही में सभी को ये भी पता चल जाता है कि गोचेंग भाई साहब अभी काफी ज्यादा बीमार हैं और चोटिल हैं क्योंकि उनकी बहन ने उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से हमला कर दिया था। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि एक झटके के अंदर ही हील हो गया था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जियान के पास तो सच में कमाल की ताकत है भाई, उसकी शॉट के अंदर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। वहीं पे गोचेंग हमें ये बताता है कि उसे किसी भी कीमत पे ये अटैक लेना ही था क्योंकि अगर वो ये अटैक नहीं लेता तो फिर जियान उसके ऊपर कभी भी पूरी तरीके से भरोसा न करती और कुछ सालों बाद जियान अपने हाथों से ही अपनी हड्डियां निकाल के गोचेंग को दे देगी और यही हमारे गोचेंग भाई साहब का प्लान है। इसके बाद गोचेंग अपने नए कपड़े पहनता है और बाहर जाता है तो फिर वहाँ पे मिंग थी जिसको गोचेंग की चिंता हो रही थी। इससे गोचेंग भी हैरान होता है कि इसे मेरी कब से चिंता होने लगी और वो आगे से नौटंकी करने लगता है जिसमें मिंग अपने पास से मेडिसिन पिल बाहर निकालती है जो कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को बाहर निकाल देगी और उसकी इंजरी को हिल करने में मदद करेगी। वहीं पे गोचेंग मिंग से पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। इसपे मिंग आगे से कहती है कि बस किसी को करनी चाहिए। इस पे गोचेंग कहता है कि अरे अरे, मिंग कहती है कि क्या अरे अरे। गोचेंग कहता है कि मैं तो एक हार्टलेस पर्सन हूँ ना, ये सब तो मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इस पे मिंग उसे घूरते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल हार्टलेस हो, तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है। इसके बाद वो गोचेंग को बताती है कि हेवनली पाथ ओपन ही होने वाला है, उसे नीचे जाके अलायंस को चेक करना चाहिए और चीजों को देखना चाहिए क्योंकि वो अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे मिंग को अपनी साइड पे करना ही पड़ेगा और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपने असली सीक्रेट को इसे दिखा देना चाहिए। वह है कि गोचेंग के पास डिमोनिक हार्ट है और हाँ, मिंग को ये बात नहीं पता है कि गोचेंग के पास डिमोनिक हार्ट है क्योंकि पिछली लाइफ में डायरेक्ट असली वाले गोचेंग ने मार ही दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे डॉटियन पैलेस के अंदर बातें चल रही थी जहाँ पे सभी लोग गोचेंग के सक्सेसर बनने की वजह से काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही में यहाँ पे ये भी अफवाह उड़ रही थी कि ये लिंग अब गोचेंग को चैलेंज करने वाला है कि उसने लैंग टियान को हरा दिया है तो अगला टारगेट गोचेंग को बनाने वाला है क्योंकि वे गोचेंग इंजर्ड है तो वो इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। वहीं पे हम लोग लैंग टियान और लिली को देखते हैं जो कि गोचेंग से ये लिंग वाली चीजों को लेके माफी मांगते हैं क्योंकि उनके हारने के बाद ही वो डायरेक्ट गोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। हालांकि गोचेंग आगे से कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, बस एक टुकड़ा ही तो है वो। इसके बाद वो मिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार उसके जैसे कैरेक्टर सिर्फ बेवकूफ ही तो होते हैं। वहीं पे लैंग टियान आगे से कहता है कि उसे लगता है कि ये लिंग के पास कोई ना कोई खास इनहेरिटेंस है जिसकी मदद से उसे गाइडेंस मिल रही है, नहीं तो वो कभी भी लैंग टियान की डिवाइन टेक्निक के खिलाफ नहीं जा पाता। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाला है कि उसके पास एशियन सिंबल ऑफ रिकार्नेशन है। इसके बाद गोचेंग आगे से चाल चलना शुरू करता है और वो आगे से बताता है कि उसने कई सारे ऐसे सेक्टों के बारे में सुना है जहाँ की डिसाइपल्स गायब हो रहे हैं और उनके गायब होने का कोई भी रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं पे मिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए सोचती है कि ये दोबारा पिछली लाइफ की तरह दूसरों के ऊपर इल्जाम डालने वाला है। दरअसल गोचेंग डिमोनिक हार्ट का जो सक्सेसर है उसकी इनहेरिटेंस का इल्जाम ये लिंग के ऊपर लगाने वाला है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेगा और डिमोनिक पावर का सक्सेसर किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहेगा। बेसिकली दोनों उंगलियां घी में। अब इससे मिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी उंगलियों को दबाने लगती है। इससे गोचेंग को पता लग जाता है कि इसने कुछ याद कर लिया है और वो उसके हाथ को पकड़ के पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। इस पे लैंग टियान आगे से खांसते हुए कहता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो काफी ज्यादा जलनात्मक है। लैंग टियान आगे बताता है कि काफी सारे लोग गायब हो रहे हैं और उनकी हाई कल्टीवेशन भी ज्यादा है। शुरुआत में कभी लोगों ने इसे नोटिस में नहीं किया था लेकिन अचानक से ये काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि लोगों के गायब होने का अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद गोचेंग लिली को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे थोड़ी सी बातों को भड़का देता है, ये कहते हुए कि ये वहाँ पे लोगों के साथ साथ जो वहाँ पे एशियन क्रॉप्स थे वो भी गायब हो रहे हैं। इससे गोचेंग को एक मौका मिल जाता है ये कहने के कि शायद ये सभी चीजें टाबू इनहेरिटेंस से जुड़ी हो सकती हैं। टाबू इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस मतलब की पाबंदित इनहेरिटेंस, यानी कि कोई गंदी चीज या फिर जिसको बड़े लोग मना करते हैं। और गोचेंग टैबू कल्टीवेशन के बारे में बताते हुए कहता है कि कुछ ऐसी भी इनहेरिटेंस होती हैं जिनकी मदद से कुछ लोग एशियन क्रॉप्स की सोल से या फिर बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे वो अपनी खुद की कल्टीवेशन को काफी जल्दी बढ़ा सकते हैं। और गोचेंग भाई साहब इस टेक्निक का इस्तेमाल खुद ही करते हैं, जिससे लेंगटियान का शक येलिंग के ऊपर पड़ने लगता है और वो यही सोचता है कि येलिंग इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होगा, तभी तो उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। जिससे गोचेंग खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चीज तो करना चाहता था। इसके बाद गोचेंग लेंगटियान से कहता है कि हमें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना तो कोई बैकग्राउंड है और ना ही कोई रिसोर्स, और इतने कम टाइम के अंदर उसकी कल्टीवेशन को इस हद तक आगे बढ़ना बहुत ज्यादा रेयर है। जिसपे लेंगटियान और लिली वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि वो इस मामले के ऊपर काफी अच्छी खासी रिपोर्ट बनाएंगे और इसके बारे में रिपोर्ट कर देंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और एक और चीज, लिली जब से गोचेंग के स्लेव बनी है तो वो गोचेंग के बारे में ही सोचती रहती है। बेशक उससे प्यार हो गया है और वो जब भी गोचेंग को किसी और औरत के साथ देखती है तो फिर उसे जलन होती है। उन दोनों की जाने के बाद मिंग गोचेंग से कहती है कि तुम्हारे तरीके पहले की तरह ही बहुत ज्यादा कमीने हैं। गोचेंग आगे से कहता है कि उन्हें येलिंग को मारना ही है, वैसे भी ऐसे न तैसे उसे मरना ही था। इसके बाद हम लोग बाइली और बाकी कुछ लोगों को देखते हैं और ये साथ एक साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। वही पे बाइली ही येलिंग को रिसोर्सेज देता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा शुक्रिया बाइली को कहता है। लेकिन बाइली उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो जिगरी दोस्त हैं। इसके बाद वेलिंग यहाँ पे बाइली से कहता है कि मैंने सुना है कि भाभी जी ने गोचेंग के खिलाफ जाके तुम्हारी रक्षा की थी, ये काफी कमाल की बात है। इस पे एक दूसरा बंदा कहता है कि बाइली भाई साहब काफी ज्यादा किस्मत वाले हैं जो उनको एक ऐसी बीवी मिली है जो किसी के सामने भी जा सकती है अपने होने वाले पति को बचाने के लिए। जिसपे बाइली भी आगे से हंसते हुए कहता है कि हाँ उसकी वाइफ है ही इतनी कमाल की, और वो उन लोगों को बताती है कि यूमी यहाँ पे उन लोगों से मिलने के लिए आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसपे वो लोग कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वह पे ये लिंग जैसे ही ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बेसिकली सिटिया बात जो है, और हाँ ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ये साले लड़ाई करवा सकते हैं क्योंकि ये साले चलती फिरती कोकेन है, कोकेन से कम नहीं है। और ये लिंग को इतना ज्यादा खुश देख बाइली का थोड़ा सा मुंह बन जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे गोचेंग के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग बाइली से कहते हैं कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो गोचेंग से ज्यादा शक्तिशाली है, वो बस एक बार ब्रेक थ्रू कर ले। जिसपे बाइली को भी पूरा यकीन था कि वो गोचेंग को हरा सकता है। लेकिन इसी बीच बाइली येलिंग से पूछता है कि लेकिन तुमने गोचेंग को चैलेंज क्यों किया। जिसपे येलिंग बताता है कि उसका एनिमी तो फिर वो उसका एनिमी हुआ, और खासकर उसकी जो फियांसे है वो उसके पीछे है। जिसपे बाइली उसे पूछता है कि तुम कब से लड़कियों के पीछे जाने लगे। जिसपे येलिंग आगे से कहता है कि मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मेरे पीछे आ गई, इसीलिए मैं उसे आसानी के साथ छोड़ नहीं सकता हूँ। इसीलिए सबसे पहले उसके पति का नंबर आएगा, जिसके बाद उसका। उसी टाइम पे वहाँ पे यूमी आ जाती है और ये लिंग यूमी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद यूमी बाइले के पीछे बाइले के बगल में बैठ जाती है और उनके साथ बात करने लगती है, जहाँ पे वो बताती है कि गोचेंग किसी काम से बाहर चला गया था, इसीलिए यूमी को मौका मिल गया और वो उनसे मिलने के लिए चली आई, नहीं तो उसके पास मौका ही ना होता। जिसपे ये लिंग आगे से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो गोचेंग को चैलेंज करने के लिए जा रहा है, और जब तक ये लिंग यहाँ पे है उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसे बुली नहीं कर सकता है। जिसपे यूमी भी काफी खुश होती है और कहती है कि वाओ तुम तो बहुत ज्यादा कमाल की हो। खैर इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं और ये लिंग आगे बढ़ के यूमी के लिए पौवा भी बनाता है। इससे बाइली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उन दोनों को इस तरह से हल से खेलते देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो ये लिंग से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। जिसपे ये लिंग को समझ में आ जाता है कि अब कटने का टाइम आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से खिसक लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया, बस मैंने उससे थोड़ी सी बातें ही तो की थी। उन लोगों के जाने के बाद यूमी भी लगी हुई आग को और भड़का देती है, ये कहते हुए कि ये लिंग के पास कुछ अलग ही एजेंडा है, इसीलिए उन लोगों को उसे सतर्क रहना चाहिए और उसके ऊपर वो लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिसपे बाइली उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, तो फिर यूमी आगे से बताती है कि उन्हें ये लिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लगातार यूमी की तरफ घूर रहा था, यहाँ तक कि उसने यूमी के लिए पौवा भी बनाया और ऊपर से वो उसकी चेस्ट की तरफ भी देखे जा रहा था। इतने से ही बाइली का खून उबल बैठता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये लिंग के ऊपर, और वो फैसला कर लेता है कि अब वो ये लिंग से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। हालांकि यूमी उसे कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि बाइली को उसकी साइड पे अभी कुछ लोगों की जरूरत है, इसीलिए वो इतना सब सह ही सकती है। लेकिन बाइली को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो येलिंग के साथ सभी रिश्ते खत्म कर लेता है। खैर इसके बाद यूमी वहाँ से जा रही थी, लेकिन आज उसके पास कोई भी काम नहीं था, तो फिर वो बाइली को बता के जाती है कि आज वो लोग रात में वो कर सकते हैं, और वो बाइली को इनडायरेक्टली मैसेज देके वहाँ से निकल जाती है और बाहर आने के बाद सोचती है कि फिर से मछली ने चारा पकड़ लिया
लिया है। वहीं पे गोचेंग के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि करण अर्जुन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, उनके रिश्ते में खटास आ चुकी है, इसीलिए गोचेंग को भर भर के पॉइंट मिलते हैं। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है भाईचारा ऑन टॉप, एक लड़की के सामने टिक नहीं सका। इसके बाद गोचेंग मिंग को बताता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है। वहीं पे मिंग को समझ में आ जाता है कि गोचेंग भाई साहब अपने मिशन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि ये लिंग अभी काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं और गोचेंग के लिए अभी तो उसको मार पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा अगर वो अपनी सीक्रेट्स को रिवील नहीं करता है। खैर वहीं पे मिंग को गोचेंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि गोचेंग जैसा कीचड़ आदमी किसी भी हद तक जा सकता है जीतने के लिए। वहीं पे हम लोग ये लिंग को देखते हैं जो कि अपनी लॉकेट से बात कर रहा था कि मैंने तो बस यूमे के ऊपर 2-3 लाइनें ही मारी थी, पता नहीं बाइली को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया। जिसपे लॉकेट उसे कहता है कि दूसरी की बीवी के ऊपर नजर डालोगे तो फिर वो बंदा गुस्सा ही करेगा ना, पिछली बार भी तुम इसी चक्कर से मुंह की खाए थे। खैर उसी टाइम पे ये लिंग को वहाँ पे गोचेंग दिखाई देता है। हालांकि गोचेंग उसे कुछ भी नहीं करता है और उसे कहता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे। वहीं पे ये लिंग को पता था कि गोचेंग की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका जो ऑरा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए ये लिंग को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। खैर वो इस चीज से बचा नहीं था कि उसी टाइम पे दूसरी मुसीबत आ जाती है। एल्डर मिंग बाहर निकलते हैं और वो डायरेक्ट ये लिंग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। हालांकि ये लिंग लॉकेट की मदद से खुद को बचा लेता है, लेकिन लॉकेट उसे कहता है कि तुरंत इधर से खिसक ले, नहीं तो वो तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। इस पे ये लिंग तुरंत अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। वहीं पे एल्डर ही उसके पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि गोचेंग ने उसे ऑर्डर दिया था कि बस ये लिंग को भागता हुआ कुत्ता बनाना है, मारना नहीं है। वहीं पे हम लोग बाइली को देखते हैं जो कि हवस के चक्कर में पेला जाने वाला था। एक शायरी याद आई है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ये शायरी मजाक में नहीं लिखी गई है, लड़कों सीरियस लिया करो इस शायरी को। वहीं पे यूमी उसे कहती है कि तुम सच में यहाँ पे आ गए, मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था। इस पे बाइली हैरान होता है और कहता है कि मास्टर क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। उसी टाइम पे गोचेंग उसके ऊपर से आता है और कहता है कि ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो वाइन को चेक करता है और कहता है कि चलो ये ठंडी नहीं हुई है। वहीं पे बाइली के पसीने छूटने लगते हैं और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी एक साथ। वहीं पे गोचेंग बाइली को भाई जलाते हुए कहता है खड़े क्यों हो, यहाँ पे आके वाइन पियो, तुम्हारी फियांसे तुम्हारे लिए वाइन बना रही है। वहीं पे बाइली की अब आंखें खुल जाती हैं और वो यूमी से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर यूमी उसे कहती है कि वाइन पियो, ज्यादा मत सोचो। जिस पे बाइली आगे से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें हमेशा काफी अच्छे से ट्रीट किया, तो फिर ये धोखा क्यों। वहीं पे गोचेंग बाइली से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम मुझे मारना चाहते थे, इसीलिए मैंने यूमी के जरिए तुम्हें मौका देने के बारे में सोचा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यूमी की वजह से तुम्हें प्राइवेट में मुझसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो फिर खड़े क्यों हो, आओ आगे अटैक करो। लेकिन बाइली को अभी भी यूमी के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती है, और वो गोचेंग से कहता है कि तुमने यूमी को जरूर मजबूर किया होगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा मकसद इतनी आसानी के साथ तो पूरा नहीं होने दूंगा। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि मेरी जान, जब मुझे कुछ पाना होता है तो फिर मैं छोटे मोटे तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वहीं पे यूमी भी बाइली की आंखें इस बार पकड़ के खोल देती है, ये कहते हुए कि तुम गोचेंग के पैर के जूते के बराबर भी नहीं हो, तो फिर मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग क्यों ही होंगी। इसे बाइली का दिल टुकड़ों में टूट जाता है। और इसी के बाद गोलिंग वहाँ पे अपना बैरियर एक्टिवेट कर देता है और बाइली से कहता है कि माफ कर दे, लेकिन तेरे गार्डियंस अब यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। इधर वर्ल्ड का रास्ता काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए मैं थोड़ी सी वाइन का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें सही सलामत वहाँ पे भेजने के लिए। बाइली के आगे से पसीने छूटने लगते हैं और वो गोचेंग से कहता है कि तुम मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हो, पूरा व्हाइट टाइगर क्लैन मेरे पीछे है। गोचेंग आगे से कहता है कि अगर मुझे तुझे मारना ना होता तो मैं यहाँ पे बुलाता है क्यों, रात के टाइम पे मुजरा करने के लिए, और इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे है या नहीं। यहाँ पे जो होने वाला है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तेरे घर वालों को घंटा पता चलेगा। इसके बाद बाइली वहाँ पे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करके गोचेंग की तरफ अटैक कर देता है, जिसपे गोचेंग आगे से वाइन का गिलास आगे की तरफ फेंकता है तो वो टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसके टुकड़े बाइली की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि उसके एनर्जी वेव को पूरी तरीके से तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और एक टुकड़ा बाइली के सीने के अंदर घुस जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से एक फूल उगाता है, जिससे बाइली को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और बाइली को समझ में आ जाता है कि गोचेंग अभी किंग फेस पे नहीं है। वहीं पे गोचेंग उसे कहता है कि जो अटैक पावर तुम्हारे हाथों में है ये पूरी तरीके से वेस्टेड है मेरे दोस्त। वहीं पे बाइली अभी भी हार नहीं मानता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और खुद को टाइगर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहीं पे छाती के ऊपर लगा हुआ फूल भी लगातार बढ़ते जा रहा था। इसके बाद बाइली काफी तेजी के साथ दोबारा गोचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोचेंग वहाँ पे अपने वेपन हेलबर्ट को बाहर निकालता है। इसी के बाद गोचेंग वहाँ पे अपनी ताकत को रिलीज करता है, तो फिर वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और गोचेंग की ताकत के ऑरा की वजह से ही बाइली पूरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके बाद गोचेंग बाइली को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मरने ही वाले हो तो फिर इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस फूल के अंदर से कई सारी बेलें बाहर निकलती हैं, जिनके अंदर जादुई मटका लगा हुआ था, जो कि बाइली की एनर्जी को अपने अंदर डिवोवर करने लगती हैं और कुछ ही देर में वो पूरी एनर्जी को डिवोवर कर लेती हैं, तो बाइली धमाके से नीचे आके गिरता है। वहीं पे गोचेंग हमें बताता है कि इस चीज का नाम जंजिंग सोर्स है, जो कि उसकी एनर्जी और फोर्स
को ज्यादा बढ़ाता है। यानी कि बाइली के पास जंजिंग सोर्स नाम की कोई टेक्निक या फिर एनर्जी थी जो कि अब गोचेंग के पास आ चुकी है। वहीं पे यूमी गोचेंग से पूछती है क्या वो लोग ग्लास को ठिकाने लगाने वाले हैं, जिसपे गोचेंग बताता है कि नहीं, अभी भी हमें बॉडी की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो यूमी से कहता है कि पूरा इलाका साफ कर दो और कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद अगला सीन 2-3 घंटे बाद का होता है, तो हम लोग देखते हैं कि यूमी के पास बाइली की सेक्ट की तरफ से 3 एल्डर्स आते हैं जो कि उसे पूछते हैं क्या उसने बाइली को देखा। इस पे यूमी आगे से बता देती है कि वो यहाँ पे आया ही नहीं है, लेकिन उसने सुना था कि वो येलिंग से मिलने के लिए जा रहा है। जिसपे उन लोगों को बाइली की अभी भी चिंता हो रही थी, क्योंकि बाइली के पास भले ही कितने ही वेपन और कितने ही कल्टीवेशन क्यों ना हो, लेकिन येलिंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा अजीब है और उन्हें बाइली की चिंता होने लगती है। जिसके बाद वो लोग बाइली को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि बाइली का अभी कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अटैक होने के बाद वो दुम दबा के इधर उधर ही भाग रहा था। वहीं पे यूमी को समझ में आ जाता है कि गोचेंग ने इसीलिए बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोला था, क्योंकि उसने सारी सिचुएशन पहले ही भांप ली थी। जिसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं, जिसके पीछे से 2 हाथ आते हैं जो कि और किसी नहीं, इस कमीने गोचेंग के थे। वहीं पे यूमी गोचेंग से कहती है कि तुमसे लोमड़ी की बदबू आ रही है, कहाँ पे गए हुए थे। सच में मिंग गोचेंग के लिए परफेक्ट वाइफ है, सूंघ के बता दिया कहाँ पे गया हुआ था। वहीं पे गोचेंग मिंग की मजे लेते हुए कहता है कि तुम्हें तो मेरी खुशबू भी याद है, मैंने सोचा भी नहीं था। खैर गोचेंग मिंग को यूमी के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि वो उन दोनों का रिलेशनशिप अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता था। तो फिर मिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो फिर गोचेंग उसे इनडायरेक्टली बता ही देता है कि तुम मेरे बारे में अच्छी से जानती हो। इससे मिंग को समझ में आ जाता है कि गोचेंग के लिए औरतें बस एक मोहरे की तरह हैं। लेकिन मिंग को जेलसी हो रही थी, वो इस बात को छुपा नहीं पाती है। इसीलिए वो ये कहती है कि मैं अपने अलावा किसी भी औरत को तुम्हारे करीब नहीं जाने दूंगी और न ही उसे हर्ट करने दूंगी, जब तक मैं अपनी पिछली लाइफ का हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेती हूँ। इसके बाद हम लोग व्हाइट टाइगर क्लैन के लीडर को देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनका बेटा बलि चढ़ चुका है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। खैर इसके बाद हम लोग बाइली के खानदान को देखते हैं, जो कि अपने पास से ब्लड एसेंस को बाहर निकालते हैं। बेसिकली डीएनए टेस्ट हो रखा था, इसकी मदद से इन लोगों को बाइली की बॉडी मिल जाती है, जिसके हालात बिल्कुल ज्यादा खराब थे। बेसिकली सूख के कांटा हो रखी थी और साथ ही में बॉडी के पास कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे ये शक क्लियर हो जाता है कि येलिंग ने ही बाइली को मारा है। इसके बाद हम लोग येलिंग को देखते हैं, जो इसी बारे में सोच रहा था कि कोई तो हमारे खिलाफ साला कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच ही रहा है। और उसी टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज भिजवाया जाता है कि व्हाइट टाइगर क्लैन का जो हेड सक्सेसर था वो मारा जा चुका है और उसकी मौत के पीछे येलिंग का हाथ है। और सभी लोगों को बताया जाता है कि जो भी येलिंग को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन देता है या ढूंढ के लाता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएंगे और डायरेक्ट व्हाइट टाइगर क्लैन के अंदर एडमिशन मिलेगा। वह भी येलिंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यही सोच के कि ब्रदर बाइली मारा गया और वो भी मैंने उसे मारा। खैर इसके बाद येलिंग का शक यकीन में बदल जाता है कि कोई तो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह भी येलिंग का लॉकेट भी अगर गवाह बनता है तो भी ये लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं और साथ ही में येलिंग की ये बात भी एक्सपोज हो सकती थी कि वो रिकार्नेटेड सुप्रीम मास्टर है। अबे के लिए लॉकेट उसे सबसे अच्छी सलाह देता है कि उसे अभी चुपके ही रहना चाहिए और अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए जब तक वो लोग ताकतवर नहीं हो जाते हैं और खुद की इनोसेंस साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि गोचेंग को ऑफिशियली दाओटियन इमोर्टल पैलेस का सक्सेसर बना दिया जाता है। वहीं पे पैलेस के जो लीडर या फिर जो भी हो वो गोचेंग को बधाई देते हैं सक्सेसर बनने के लिए। फिर इसके बाद दाओटियन पैलेस के जो लीडर वीडर थे वो गोचेंग को एक खास वेपन भी देते हैं, जो कि डिवाइन वेपन था, गोल्ड फिनिश विंग टैंक, बेसिकली कलम था। वहीं गोचेंग पूरी सभा के सामने उड़ते हुए कहता है क्योंकि वो सक्सेसर बन चुका है तो फिर यंगर जनरेशन के अंदर जो भी लोग हैं वो उससे एडवाइस ले सकते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि इस बात को देख के हैरान हो गए थे कि ये इतनी खतरनाक स्ट्राइक लगने के बावजूद इतनी जल्दी हील भी हो गया। वहीं गोचेंग जियान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अकेले में वो जियान से बहुत ज्यादा बात करता है लेकिन पब्लिक के बीच में वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। इसके बाद वो कुछ बोलने के लिए जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा था जो कि रॉक क्लैन की तरफ से था और इसका नाम पेंगफई है और ये गोचेंग को बधाई देता है और उसे मस्का लगाते हुए कहता है कि गोचेंग उनकी जनरेशन के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। वहीं पे एक लड़की थी जो कि फिर से जियान को पुश कर देती है और ये वर्मिलियन बट क्लैन की तरफ से ची लियांग और वो गोचेंग से डिमोनिक सक्सेसर की पावर के बारे में पूछ रही थी। इसमें गोचेंग आगे से साफ कहता है कि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि डिमोनिक सक्सेसर को पकड़ के कूट देना चाहिए और अगर किसी के पास हक है कि वो लोग डिमोनिक सक्सेसर को पीट सकते हैं। वहीं पे ची लियांग यहाँ पे येलिंग की तरफ से थी, यानी कि उन दोनों का कुछ तो भिड़ा उड़ा हुआ है, इसीलिए वो यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर की असली पहचान जानना चाहती थी ताकि वो येलिंग के ऊपर से डिमोनिक सक्सेसर के थप्पे को हटा सके। वह गोचेंग ची लियांग को बिल्कुल भी बहस को जीतने नहीं देता है और वो थप्पे को लगाए रखने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। वह बाकी लोग भी वो भी येलिंग को डिमोनिक सक्सेसर समझ रहे थे। हालांकि ची लियांग उनसे यही कहती है कि उन्हें एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए क्योंकि वो लोग बिना सबूत के किसी को भी डिमोनिक सक्सेसर नहीं बना सकते हैं, नहीं तो चक्कर में किसी इनोसेंट की भी जान जा सकती है। वह भी पेंगफई ची लियांग से कहता है क्योंकि तुम येलिंग को काफी टाइम से जानती हो इसीलिए तुम उसके लिए स्टैंड ले रही हो। वह भी गोचेंग ची लियांग के बारे में जान के हैरान होता है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि येलिंग और ची लियांग दोनों एक दूसरे को
काफी टाइम से ज्यादा जानते हैं। वह भी गोचंग मन के अंदर सोचता है कि शायद से अब शतरंज के अंदर एक और प्यादा लगाना पड़ेगा। और एक और चीज, डिमोनिक सक्सेसर हर जनरेशन के अंदर एक ना एक बार आता ही है, या फिर वो रिबॉर्न होता है, रिकार्नेट होता है, और उसकी पावर नॉर्मल कल्टीवेटर से मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। बेसिकली टेक्निक्स और बाकी सभी चीजें रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए गोचंग को देख ही सकते हो, महाशक्तिशाली है। इसके बाद सभी लोग ची लियांग की तरफ ही उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन गोचंग सभी टाइम पे आगे बढ़ता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर मामला डिमोनिक सक्सेसर का है तो फिर उन्हें और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन डिमोनिक सक्सेसर के मामले को वो लोग ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते हैं, और अगर ये लिंक गलती से डिमोनिक सक्सेसर नहीं निकलता है तो फिर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और क्योंकि गोचंग ने कह दिया तो फिर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और वो लोग और ज्यादा एविडेंस को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे गोचंग ने ये सब कुछ बस थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए किया था, क्योंकि वो इतने टाइम के अंदर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता था। और साथ ही में यहाँ पे इमोर्टल एशियंट कॉन्टिनेंट भी ओपन होने वाला है और गोचंग वहाँ से एशियंट क्रॉप्स को भी निकाल सकता है। और तुम्हें तो पता ही है कि गोचंग लाशों के साथ क्या करता है, और लगे हाथों इमोर्टल स्पिरिट भी बॉर्न होने वाली है। वह भी ची लियांग गोचंग से कहती है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, और वो गोचंग से पूछती है क्या तुम मुझे आसपास का इलाका घुमा सकते हो। इसके लिए गोचंग तो मान ही जाता है, क्योंकि नया प्यादा तो चाहिए। और इन्हीं के पीछे हम लोग जियान को देखते हैं, जिसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा था गोचंग और ऑथर दोनों की तरफ से। इसके बाद हम लोग ची लियांग और गोचंग को देखते हैं, और ये लोग यिलिंग के बारे में ही बात करते हुए जा रहे थे कि वो डिमोनिक सक्सेसर है या नहीं। वह पे गोचंग आगे से ऐसा दिखा रहा था कि उसे बाइली की बहुत ज्यादा चिंता है, और उसके मरने से गोचंग को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, भले ही वो दोनों एक दूसरे के थोड़े से खिलाफ क्यों ही ना हो। वह भी गोचंग ची लियांग से ये कह देता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये लिंग अभी के लिए डिमोनिक सक्सेसर नहीं हो सकता है। इसे ची लियांग खुश हो जाती है और वो गोचंग से कहती है कि तो फिर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वह पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है, वाह वाह कितनी चालाक लड़की है, इसे लगता है कि मैं आसानी से इसकी मीठी गोली खा लूंगा, लेकिन इसे क्या पता है कि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। और अगर ये बच्ची मेरा इस्तेमाल करना चाहती है ये लिंग के ऊपर से डिमोनिक सक्सेसर का थप्पा हटाने के लिए, फिर तो ये नामुमकिन है, इस जन्म में तो ये ना होने वाला। वे गोचंग लगे हाथों ची लियांग से ये भी पूछ लेता है कि उसे पता है कि ये लिंग इस टाइम पे कहाँ है। जिसपे ची लियांग को अभी तो नहीं पता था, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो वो गोचंग को बता देगी। इसपे गोचंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि फिर तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वे ची लियांग को लैंग टियान के ऊपर शक हो रहा था कि वो असल में डिमोनिक सक्सेसर हो सकता है। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि अगर तुम उसके ऊपर शक कर सकती हो तो फिर मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रही हो। जिसपे ची लियांग आगे से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि गोचंग का स्टेटस और उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है और लिमिटलेस है, इसलिए उसके पास डिमोनिक पावर हो ही नहीं सकती है। वैसे के लिए उसे डिमोनिक पावर की जरूरत ही क्या है। वह भी लैंग टियान की पावर काफी ज्यादा कम है और उन दोनों को ही एशियंट एम्परर माना जाता है, लेकिन उनके बीच में काफी ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। इसीलिए लैंग टियान शायद से डिमोनिक पावर की एडवांटेज लेना चाहता हो गोचंग को पीछे छोड़ने के लिए, लेकिन ची लियांग को अभी सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं है। वह भी उन दोनों के सामने मिंग आ जाती है, जो कि गोचंग को ची लियांग के साथ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस पे गोचंग कहता है कि पता नहीं आजकल ये कुछ ज्यादा ही भड़की रह रही है। तो फिर ची लियांग गोचंग से विदाई लेती है और तुरंत उधर से खिसक लेती है। वह भी ची लियांग ये लिंग के बारे में सोचते हुए कहती है कि मैं तेरी खातिर सब कुछ कर रही हूँ, बस किसी भी कीमत पे पकड़े मत जाना। वह भी गोचंग सोचता है कि तुम अभी भी दूध पीती बच्ची हो, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए थोड़ा सा और कसरत करके आना। इसके बाद गोचंग अपनी बीवी के पास जाता है और उसे पूछता है, बाबू तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो। जिसपे मिंग उसके हाथ को पीछे झटक देती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि कल रात की लोमड़ी कौन थी तो फिर मुझे छूने के बारे में सोचना भी नहीं। इस पे गोचंग आगे से सीरियस होकर कहता है कि तुम्हें जो जानना जरूरी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो चीज तुम्हारे जानने के लिए जरूरी नहीं है तुम्हें उसे कभी भी छूने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर गोचंग आगे से वहाँ पे थोड़ी सी तिरछी बातें करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भी शक होना चाहिए, तुम काफी ज्यादा चालाक हो, लेकिन मेरी नजरों के सामने हमेशा बेवकूफ बनने का दिखावा करती हो। जिससे मिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे डर लगने लगता है कि गोचंग को काफी ज्यादा पता चल चुका है, और वो अपने हाथ से एक हथियार बाहर निकाल लेती है। लेकिन गोचंग उसके पार निकल जाता है और उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो, खूबसूरत हो और समझदार हो, और तुम मेरे लिए परफेक्ट वाइफ हो। जिसपे मिंग आगे से हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है परफेक्ट वाइफ से। जिसपे गोचंग वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये लिंग डिमोनिक सक्सेसर नहीं है, उसकी असली आइडेंटिटी तो सक्सेसर ऑफ एशियंट रिकार्नेटेड सुप्रीम मास्टर है, और इस बारे में हम दोनों ही जानते हैं। जिसमें मिंग वहाँ पे एक गहरी सांस लेती है और गोचंग से कहती है कि उसे तो ये भी पता है कि असली डिमोनिक सक्सेसर गोचंग है, और वो गोचंग से पूछती है कि अब क्या तो मुझे मारने वाले हो। वहीं पे मिंग को ऐसा लगता है कि उसे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया कि अब उन दोनों के बीच में महायुद्ध होगा। वहीं पे गोचंग आगे से हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो फिर तुम्हें नाटक करने की क्या ही जरूरत थी। वैसे भी डिमोनिक पावर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, अगर इसके बारे में किसी को पता चलता है तो गोचंग डायरेक्ट हल्की गहराइयों में डूब जाएगा, और मिंग को मार देने से गोचंग को काफी ज्यादा फायदा होगा और उसे काफी ज्यादा ट्रबल से छुटकारा मिल जाएगा। इस पे मिंग गोचंग से कहती है कि इंतजार किस बात का है, कर दो हमला। इस पे गोचंग आगे से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो रियोनिक डैगर तुम्हें बचा
बचा सकता है। इसके बाद गोचंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाता है और एक झटके में मिंग के हाथ को पकड़ के उसका डैगर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो तेजी से मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिंग को गोचंग को देख के वो सीन याद आ जाता है जब उसका पिछला पति उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो मन के अंदर मान ही लेती है कि आखिर में कुछ भी नहीं बदला और वो दोबारा यहाँ पे मारी जाने वाली है। लेकिन हमारा गोचंग जो रिकार्नेट हुआ है वो मिंग को गले लगा लेता है और उसे माफी मांगता है, ये चीज उससे काफी टाइम तक छुपाने के लिए। और वो मिंग को अपनी बातों के अंदर फंसाते हुए कहता है कि डिमोनिक पावर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है और उसे हमेशा से डर लगा रहता था कि अगर ये बात उसे पता चल जाती है तो वो भी इसे इफेक्ट हो सकती है। लेकिन अब गोचंग इस चीज को उसके साथ साफ साफ बात कर सकता है और अपने दिल के दर्द और बोझ को कम कर सकता है। वह पे गोचंग मिंग को और ज्यादा टाइटली हक कर लेता है। वह पे सिस्टम गोचंग को बताता है कि मिंग की मेंटेलिटी अब पूरी तरीके से बदल रही है, इसीलिए गोचंग को पॉइंट मिलने लगते हैं। वह पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी वाइफ को बस प्यारे प्यारे शब्द सुनने में मजा आता है। इसके बाद मिंग गोचंग को पीछे कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तो फिर क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता सकती हूँ। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि तुम्हें मार देने से फायदा तो बहुत होगा लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। अगर ये तुम सच में करना चाहती हो, मेरे सीक्रेट के बारे में बताना चाहती हो, तो फिर मैं खुद को बस बदनसीब समझूंगा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। इसमें मिंग आगे से कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि पास्ट लाइफ के दौरान तुम तो बहुत ज्यादा कमीने थे और अब तक तो तुमने मुझे मार दिया होता, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर ये मुझे मार देता है तो फिर इसके प्लान के अंदर कोई भी लूप होल नहीं रहेगा। खैर इसके बाद गोचंग मिंग के सवाल का जवाब देता है कि हम अभी तक शादीशुदा नहीं हैं। तो गोचंग उससे कहता है कि हम पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और तुम मेरी पहले ही बन चुकी हो। इसके बाद वो अपने पास से वही डिवाइन वेपन बाहर निकालता है जो कि डॉटियन पैलेस की तरफ से गिफ्ट में मिला था और वो मिंग को ये डैगर गिफ्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती हो तो फिर तुम्हारे पास कम से कम इस लेवल का तो वेपन होना ही चाहिए। वहीं पे मिंग उस वेपन को अपने पास रख लेती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि ये अचानक से इतना दयावान और इतना ज्यादा प्यारा कैसे बन रहा है। इसके बाद हम लोग व्हाइट टाइगर क्लैन वालों को देखते हैं जो कि येलिंग का पोस्टर लेके गली गली में उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम लोग येलिंग को देखते हैं जिसने एक सील के अंदर खुद को लॉक कर लिया था, इसीलिए वो लोग उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसके बाद लॉकेट वाला बंदा और येलिंग दोनों अपना दिमाग वहाँ पे घोड़े की तरह दौड़ाने लगते हैं और उन्हें धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि मिंग ने उसके ऊपर अटैक किया था और मिंग का होने वाला पति गोचंग है और उसके ऊपर अटैक होने से पहले गोचंग उससे मिला भी था। इसके बाद येलिंग को ऐसा लगने लगता है कि गोचंग और मिंग ने एक साथ मिलकर हाथ मिला लिया है और उन दोनों ने येलिंग को फंसा दिया है। वहीं पे लॉकेट अपने तरीके से येलिंग को बताता है कि ये भी तो हो सकता है कि गोचंग असल में डिमोनिक पावर का इनहेरिटर हो और वही असल में डिमोनिक सक्सेसर हो। यहाँ तक कि डॉटियन इमॉर्टल पैलेस को भी उसके बारे में ये नहीं पता है और अगर ये बात किसी को भी पता चल जाती है तो फिर पूरा का पूरा अपर रियलम में झटके में आ सकता है। वहीं पे येलिंग आगे से कहता है कि उसने कई सारी चीजों को झेला है और अगर गोचंग उसे सच में लड़ना चाहता है और उसे मारना चाहता है तो फिर वो भी गोचंग के साथ फाइट करेगा और भले ही वो एक डिमोनिक सक्सेसर हो तब भी येलिंग उसे नहीं हारेगा। हालांकि लॉकेट वाला बंदा येलिंग को अभी चुप रहने को ही कहता है क्योंकि एक गलती और वो लोग एक ही झटके में मारे जाएंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे चीलियांग आ जाती है और येलिंग उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चीलियांग येलिंग को बताती है कि उसने कोई बंदा ढूंढ लिया है जो कि उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया है और उसे भी यही लगता है कि येलिंग डिमोनिक सक्सेसर नहीं है। हालांकि चीलियांग येलिंग को अभी ये नहीं बताती है कि वो बंदा असल में गोचंग ही है क्योंकि येलिंग ने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया था कि वो गोचंग के साथ फाइट करेगा और वो आसानी के साथ गोचंग को चींटी की तरह मसल के भी रख देगा। इसलिए चीलियांग को सही यही लगता है कि वो अभी येलिंग को गोचंग के बारे में ना बताए और उसे अंधेरे में ही रखे। वह भी येलिंग चीलियांग को कस के गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है और वे फ्यूचर में तुम्हें काफी अच्छे से रीपे करूंगा। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि यूमी के भेजे गए रिसोर्स का इस्तेमाल करके दोबारा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था। इसके बाद गोचंग के पास सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और उसे एक नए मैजिक टैलेंट के बारे में पता चलता है जो कि ट्रांसेंडेंस था। ये एक सुप्रीम टैलेंट है जो कि किसी भी किस्मत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है और गोचंग इसका इस्तेमाल अपने ब्लड, बोन्स, ऑर्गन्स और स्पिरिट के अंदर कर सकता है और इसकी वैल्यू 30,000 डायनेस्टी पॉइंट थी और इसका गोचंग इस्तेमाल एक बार में ही कर सकता है। अगर गोचंग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करता है तो वो अपनी बॉडी की सभी बोन्स को दोइस्ट बोन के अंदर बदल सकता है। इसके बाद गोचंग उस आइटम को खरीद लेता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से कमाल का ऑरा बाहर निकलता है जो कि पूरे एरिया को ही कवर कर लेता है। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये चीज कोई ऐसी चीज है जो कि दुनिया के ऊपर राज करने के लिए बनाई गई है और गोचंग इसको सिर्फ उस टाइम पे ही मास्टर कर सकता है जब वो सेंट फेज पे होगा। लेकिन अभी गोचंग की कल्टीवेशन ऑलरेडी ही सॉल्टर सेंट स्टेज पे पहुंच चुकी है। खैर इसके बाद गोचंग बाहर की तरफ जाने लगता है क्योंकि अब वहाँ पे एशियंट इमॉर्टल कॉन्टिनेंट ओपन होने वाला था और हम लोग देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुलता है जहाँ पे दोइस्ट पैलेस के सभी एल्डर्स खड़े हुए थे और हमें एल्डर से पता चलता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे जो भी लोग जाएंगे तो फिर उन्हें दो चीजों का सामना करना ही पड़ेगा, या तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या फिर मौत। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ से क्या लेके आते हैं। इसके बाद
बाद एल्डर ली सुई यंगन जनरेशन से कहते हैं कि जाओ और जाके तैयारी कर लो, 3 दिनों के अंदर वो लोग एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जाने वाले हैं। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि एशियन सिटी के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो यंगन जनरेशन से होंगे, यानी कि एल्डर्स और ओल्डर जनरेशन के लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। और ऊपर से ये लोग जिस जगह के अंदर जा रहे थे वहाँ पे अपने भी कुछ लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पे दोनों के बीच में टकराव होने वाला है। बेसिकली जिसके बम में होगा दम वही करेगा वहाँ पे हमदम, नहीं तो हो जाएगा उनका खेल खत्म। यंगन जनरेशन के बीच में हम लोग येलिंग को भी देखते हैं और इसने बस अपने गाल के ऊपर मस्से का दाना लगाया है और ये पूरा अपने आप को बदल लिया। और उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग और उसकी टीम के भी लोग आ जाते हैं, जिससे ये चंग के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं पे गोचंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था तो फिर येलिंग की सांसें अटकने लगती हैं और सोचता है कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया। इस पे लॉकेट उसे कहता है कि चिंता काहे करते हो बे, एशियन टेक्निक है, इतनी जल्दी नहीं पहचान सकेगा। वहीं पे गोचंग तो येलिंग के पॉइंट्स को देख रहा था जिनको उससे बेइंतहा मोहब्बत है। वहीं पे चिलियांग गोचंग से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि ट्रिप के दौरान तुम मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखोगे। इस पे गोचंग कहता है कि बहुत अच्छे से। वहीं पे येलिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चिलियांग को पता भी नहीं है कि वो जिसे अपना भाई मान रही है वो भाई की शकल में भेड़िया है। साथ ही में उसकी नजर यूमी के ऊपर पड़ती है तो भाई साहब को ऐसा लगता है कि यूमी को माइली की मौत से काफी बड़ा सदमा लगा है और वो काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। साथ ही में ये लेकिन देवर पन्ना जाग उठता है और वो फैसला करता है कि वो यूमी को गोचंग के बारे में बता देगा, इससे वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाएगी। इसके बाद वहाँ पे गेट ओपन हो जाता है और सभी लोग फांदते हुए अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे गोचंग मिंग के साथ जाना चाहता था लेकिन वो उसे अकेला छोड़ के अंदर चली जाती है क्योंकि वो यूमी की वजह से अभी भी नाराज थी। लेकिन गोचंग को ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी चीज को लेने के लिए गई है क्योंकि वो भी रिकार्डिनेट हुई है। उसी टाइम पे जियान भी गोचंग के बगल से निकलती है लेकिन वो गोचंग को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। इससे गोचंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हर कोई उसे इग्नोर ही कर रहा है, लेकिन गोचंग के लिए अभी येलिंग का मामला काफी ज्यादा जरूरी था। इसके बाद गोचंग अपने लोगों से कहता है कि अंदर घुसने के बाद हम लोग जेड स्लिप के जरिए बात करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। इसके बाद वो लोग अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद अंदर हमारी डायरेक्ट मुलाकात जियान से होती है जो कि आसपास के एरिया को देख के काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे वहाँ पे इमॉर्टल स्प्रिंग मिल गया था जिसके अंदर जाने से वो अपनी फिजिकल और बाकी सभी चीजों को इम्प्रूव कर सकती थी। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ अलग फंक्शन के लोग आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट जियान के ऊपर ट्राई मारने की कोशिश करते हैं और जब जियान उन्हें भाव नहीं देती है तो फिर वो लोग जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन जियान उनकी औकात से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है तो पहले 2 चेलों को मारती है जिसके बाद वो मालिक की तरफ आगे बढ़ के उसकी छाती को 20 से चीर देती है और साथ ही में जो सामान था वो भी कलेक्ट कर लेती है। गेम और रियल लाइफ के अंदर रूल नंबर 1 हमेशा काम आता है, लूट कभी मत छोड़ो। खैर जियान के जाने के बाद वहाँ पे उनकी सेट की तरफ से दूसरे लोग आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग सीकिंग पैलेस की तरफ से थे और ये भी एक ताकतवर सेक्ट है, गोकुलैंड के लेवल का नहीं है। साथ ही में इन लोगों के साथ इनकी 7th प्रिंसेस भी थी और ये जो तो बंदा मारा गया है वो 7th प्रिंस का छोटा भाई था। वह 7th प्रिंसेस आगे से किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को किसे मारना है। इसे भाई से कोई लेना देना नहीं है, बस सीकिंग पैलेस की इज्जत का सवाल है। जिसके बाद हम लोग ऊपर आसमान के अंदर पेंग फई और एक और बंदे को देखते हैं जो कि छुपा हुआ था और इन दोनों ने देख लिया था कि कैसे गोचुआंग की बहन ने इन लोगों को तेल लगा दिया। वे भी सीकिंग पैलेस भी काफी ज्यादा कमाल की जगह थी और जियान अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी गोचंग का कोई ज्यादा पता नहीं है कि वो जियान की मदद करेगा या नहीं। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं जिसने अंदर आते ही जो सिटी के अंदर वाले लोग थे उनको पेलना शुरू कर दिया था। वहीं पे एक लड़की गोचंग के पास आती है और उसे बता देती है कि जियान ने सीकिंग पैलेस वाले लोगों को उंगली कर दी है और वो पूछती है क्या वो लोग मदद भिजवाएं, लेकिन गोचंग मना कर देता है और मन के अंदर सोचता है कि उस बुढ़े ने उसे काफी अच्छे से सिखाया होगा। वहीं पे यूमी गोचंग से पूछती है क्या हम लोग अलग हो सकते हैं, जिस पे गोचंग उसे कहता है कि जाओ और जाके अपना मिशन पूरा करो और जैसे ही उस कमीने के कॉन्टेक्ट में आना तो फिर मुझे बताना मत भूलना। इस पे यूमी आगे से कहती है कि वो अपना मिशन जरूर पूरा करेगी। ये येलिंग के पास जा रही है उससे ढूंढने के लिए। खैर इसके बाद गोचंग इन लोगों से पूछता है कि बताओ भाई तुम लोग क्या करने के लिए राजी हो, जिसपे एक बंदा आगे से कहता है कि ये कमाल का लीडर है और ये उसे रास्ता दिखा देगा। इस पे गोचंग बचे हुए उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इससे वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं कि इसने तो ये में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जैसे ही काम निकल गया। फिर इसके बाद हम लोग गोचंग भाई साहब को देखते हैं जो कि अंदर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और वहाँ के जो पर्सनल लोग थे उन्हें एक एक करके भाई मारने पीटने लगते हैं। लिटरली ये कत्लेआम मचा रहा है। वहीं पे वो लोग गोचंग से पूछते हैं तू है कौन बे जो कि हमारे एक्सटर्नल लैंड के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा है। जिसपे गोचंग अपने वेपन को निकालता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे या फिर यहीं पे मारे जाओगे। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि भाई उन लोगों के भाई सीधा कब्र वाली जगह पे घुस जाता है और उनके जो इंसेक्टर थे उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकालता है और उनके जो एसेंस थे उन्हें डिवोवर करने लगता है। हालांकि वो जो एसेंस निकला था वो ज्यादा काम का नहीं था, इसीलिए गोचंग हल्का सा निराश हो जाता है। लेकिन उसे इंतजार इमॉर्टल स्पिरिट का था क्योंकि वही यहाँ पे सबसे कीमती चीज है और उसके आते ही ये पूरी दुनिया हिल जाएगी। हालांकि गोचंग को उसे एक्वायर करने के लिए येलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लोग येलिंग और चिलियांग को देखते हैं जो कि दोनों एक साथ मिलकर एक बीस्ट को हराने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए ये लिंग अकेले ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही झटके में उसे मार गिराता है। ये अटैक और कोई नहीं, मिंग ने ही किया था। वहीं पे ये लिंग जैसे ही मिंग को देखता है तो फिर उसका मुंह बन जाता है। वहीं पे मिंग उस बॉडी के कोर को बाहर निकालती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि कुछ ही देर में ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला है और इस काम को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, मिंग के पतिदेव गुचेंग ही हैं, जो कि एशियन क्रॉप्स के अंदर से उनकी सोल को डिवोवर कर रहे होंगे अपनी घटिया डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। और जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लेगा तैसे ही वो यहाँ से निकल जाएगा। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा जब तक वो येलिंग के साथ निपट नहीं लेता है। फिर चिलियांग आगे बढ़ती है और मिंग को शुक्रिया कहती है, जिस पे मिंग वहाँ से जाते हुए कहती है कि इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें येलिंग को अपनी टीम के अंदर छुपा के नहीं रखना चाहिए। इस पे चिलियांग आगे से कहती है कि ये गलतफहमी हुई होगी, ये येलिंग नहीं है। इतना कहने के बाद मिंग वहाँ से निकल जाती है। मिंग के जाने के बाद ही येलिंग को साइड से यूमी का ऑरा दिखाई देता है तो वो जल्दी से उस तरफ चला जाता है। फिर चिलियांग के जो भी सर्वेंट थे वो आगे से कहते हैं कि वो इतने टाइम से हमारे साथ था, लेकिन वो जैसे ही अंदर आया तो फिर वो तुरंत बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गया। कितना कमीना है, मुझे तो शक हो रहा है कि यही असली डिमोनिक सक्सेसर है। फिर चिलियांग भी येलिंग के इस बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी मार खाने की, और जब वो बीस्ट यूमी के ऊपर अटैक करके उसके दिल को बाहर निकालने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे येलिंग आ जाता है। तो वो बंदा येलिंग को देख के वहाँ से तुरंत निकल लेता है और कहता है कि मैं तुझसे तो बाद में निपट लूंगा। वहीं पे यूमी खुश हो जाती है येलिंग को देख के, क्योंकि उसका मिशन अब पूरा हो चुका है। इसके बाद यूमी आगे बढ़ती है और येलिंग को शुक्रिया कहती है। इस पे येलिंग पीछे मुड़ के बताता है कि वो येलिंग है, कोई और नहीं। वहीं पे यूमी येलिंग से कहती है कि अभी कई सारे कल्टीवेटर्स उसके खून के प्यासे पड़े हैं और उसने अपनी आइडेंटिटी को यूमी के सामने रिवील कर दिया है। क्या उसकी फटती नहीं है कि वो बाकी लोगों को इस बारे में बता सकती है। वहीं पे येलिंग तो इस टाइम पे भावी लवर बन चुका था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो आगे से यूमी से कहता है कि उसे तो इस बात की खुशी है कि वो काफी ज्यादा ठीक है। वहीं पे यूमी भी आगे से नौटंकी करते हुए कहती है कि उसे अच्छे से पता था कि येलिंग उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे येलिंग के दिल के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। इसके बाद वो यूमी को गुचेंग के बारे में बता देता है और उससे कहता है कि तुम उसे सावधान ही रहो, मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने मुझे इन सभी चीजों के अंदर फंसाया है। इसके बाद वो यूमी से कहता है कि हमें चिलियांग के क्लैन को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी ही हमारी मूवमेंट बढ़ेगी। वहीं पे यूमी अपने मन के अंदर सोचती है कि तुम्हारा हर एक कदम गुचेंग के एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से है, ना कि तुम उसका ब्लेम अपने सर के ऊपर लेने वाले हो, बल्कि तुम उसकी मदद ही करोगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में। फिर इसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ी अरे फॉर्मेशन को देखते हैं जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट जियान के ऊपर होता है, और हम लोग देखते हैं कि सीकिंग पैलेस वालों ने जिलियान को चारों तरफ से घेर लिया था। बेसिकली ये सोलो वर्सेस होल वर्ल्ड हो रहा था, जहाँ पे सभी लोग एक एक करके जियान के ऊपर हमला कर रहे थे। और बेशक जियान भले ही कितनी शक्तिशाली हो, लेकिन वो इकट्ठा पावरफुल लोगों के साथ थोड़ी ना भिड़ सकती है, इसीलिए देखते ही देखते वो कमजोर होती जाती है और हारती जाती है। वह जियान इन सभी चीजों का जिम्मेदार गुचेंग को मान रही थी, क्योंकि अगर वो गुचेंग को लेके गुस्सा ना होती तो वो कभी भी उन लोगों को इतनी जल्दी ना मारती। वहीं पे वो सेवंथ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए सोचती है कि ये कमीने भी कम नहीं है, ये कई सारे लोगों का इस्तेमाल कर रही है बस मुझे हराने के लिए। वहीं पे जियान गुचेंग के बारे में सोचती है तो फिर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी दोइस्ट बोन को एक्टिवेट करती है और सामने की तरफ एक लाजवाब पंच मारती है। तो फिर सामने की तरफ एक फोर्स का बहुत ज्यादा झटका जाता है, इससे वो तीनों ही जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे उनके भाई पसीने छूट जाते हैं और वो तीनों ही नीचे गिरते हैं। वहीं पे जियान ये वाला अटैक यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी थी, अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। सेवंथ प्रिंसेस कहती है कि अब ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, हमला करते रहो। दरअसल ये लोग बाहर वाले हैं ना, इन्हें पता नहीं है कि जियान को सिर्फ गुचेंग ही बुली कर सकता है और कोई नहीं। जिसके बाद जियान और उसके बगल में खड़े हुए मोटे से कहती है क्या तुम दोनों अटैक नहीं करोगे, वहीं से झांकते रहोगे। इस पे मोटा वाला बंदा कहता है कि इसका मुंह काफी ज्यादा चलता है, शायद से कैंची से काटना पड़ेगा। वहीं पे दो तीन लोग दोबारा जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और साथ ही में वो मोटा वाला बंदा भी, जो कि कहता है कि अब मैं इससे तुम्हारा खोपड़ा फोड़ दूंगा। जिसके बाद वो अपने बड़े से गदा के साथ जियान के ऊपर हमला करता है। तो फिर जियान आगे से अरे का इस्तेमाल करती है उसे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन उसकी अरे टूट जाती है और वो नीचे की तरफ धड़ाम से गिरती है। तो फिर वो दोनों भी उसे मारने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। वह जियान इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद वो दोबारा आगे से एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो सामने की तरफ अपनी शॉर्ट एनर्जी को रिलीज करती है। तो फिर उसकी एनर्जी शॉर्ट में बदल जाती है, जो एक ही बार में उन तीनों के 3 टुकड़े कर देती है। साथ ही में वो शॉर्ट ऊपर की तरफ जाती है और उनकी जो अरे फॉर्मेशन थी सीकिंग पैलेस वालों की, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वह जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि अब यहाँ से भागने का मौका मिल चुका है। उसी टाइम पे प्रिंसेस आगे बढ़ती है, जो कि जियान के ऊपर अटैक करती है। तो फिर जियान अपनी शॉर्ट की मदद से वो उसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है, लेकिन जियान कमजोर होने की वजह से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और प्रिंसेस जियान के ऊपर एक जोरदार लात मार के उसे जमीन के ऊपर पटक देती है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो अपने एक्वामैन वाले भाले को नीचे की तरफ फेंकती है, जो कि डायरेक्ट जियान की तरफ जाता है, लेकिन जियान सही मौके पे वहाँ से भाग जाती है। तो वो
वो अटैक को डॉज कर लेती है। वहीं पे जियांग को थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को दोबारा एक्वायर कर सके, इसलिए वो आगे से सेवंथ प्रिंसेस से कहती है कि तुम लोग किसी भी लायक नहीं हो, बस अपने पावरफुल कनेक्शन का इस्तेमाल करके दूसरों को बुली करने के अलावा। वहीं पे प्रिंसेस आगे से कहती है कि पावर के साथ बुली करना कितनी बेकार बात है, लेकिन ये सच में एकदम सच्चाई है। मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है तो मेरे पास अधिकार है तुम्हें बुली करने का। और तुमने तो सुना ही होगा, जो भी लोग मेरे पैलेस के साथ ऑफेंड होते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है। जिसपे जियान आगे से कहती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है कि तुम मुझे मार सको। जिसपे प्रिंसेस आगे से कहती है कि उसे पता है कि वो डोटियन पैलेस की फर्स्ट एल्डर की डिसाइपल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, भले ही वो उसे चाहे मार दे। जिसपे जियान आगे से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ और उसका नाम है गुचेंग, जो कि यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही है। और अगर तुम मुझे छूती भी हो तो फिर वो तुम्हारी चमड़ी को उधेल देगा, तुम्हारी हड्डियों को चूरा बना के उन्हें हवा में उड़ा देगा। विपी जियान को पूरा यकीन था कि गुचेंग यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, वो तो अभी यहाँ पे ट्रेजर हंट कर रहा होगा पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर और ढूंढ ढूंढ के खजाने निकाल रहा होगा। लेकिन अगर वो उसके नाम का इस्तेमाल करके बच सकती है तो फिर इसमें बुराई ही क्या है। वही भी प्रिंसेस आगे से कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बीच में कोई भी लेना देना नहीं है और अगर तुम मर जाती हो तो फिर उसे क्या फर्क भी पड़ेगा। विपी जियान आगे से हंसते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए जरूरत नहीं है और उसने पहले ही कह दिया है कि वही सिर्फ मुझे बुली कर सकता है, बाकी और कोई नहीं, और तुम लोग उसके सामने एक छोटी सी चींटी हो बस। जिससे प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट जियान के ऊपर हमला कर देती है। जियान अटैक को डॉज करते हुए सोचती है कि साला मेरी एनर्जी अभी तक वापस नहीं आई, क्या मुझे अपने हिडन कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब वो अटैक्स को इसी तरीके से डॉज कर ही रही थी तभी प्रिंसेस उसके ऊपर एक किक मार देती है तो वो दूर जाके गिरती है। जिसके बाद प्रिंसेस जियान के ऊपर पैर रख लेती है और उससे कहती है कि मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी, जिसके बाद मैं गुचेंग के पास जाऊंगी और देखती हूँ कि वो मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। उसी टाइम पे गुचेंग उसके पीछे आता है और उसे कहता है ओह मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो सीधा प्रिंसेस के मुंह के ऊपर उल्टे हाथ का रहपट्टा मारता है तो फिर प्रिंसेस कंचे की तरह घूमते हुए दूर जाके गिरती है। वहीं पे जियान को तो यकीन ही नहीं होता है कि गुचेंग उसे बचाने के लिए सच में आ गया, जबकि वो तो सदियों से उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वहीं पे गुचेंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था तो फिर जियान को डर लगने लगता है कहीं उसने वो सभी बातें सुन तो नहीं ली जो मैं यहाँ पे फेंक रही थी। उसी टाइम पे भागते हुए प्रिंसेस के चेले उसके पास आते हैं जो कि उसे पूछते हैं कि उनकी अरे तो डिस्ट्रॉय हो गई है, अब वो यहाँ पे क्या करेंगे। वहीं पे प्रिंसेस गुचेंग से कहती है कि मानती हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम हमारी बेइज्जत कर सकते हो, ये लाइफ एंड डेथ का मामला है और मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ। वहीं पे गुचेंग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था और वो जियान से पूछता है तुम्हारी चोटें कैसे हैं, जिसपे जियान आगे से कहती है कि ठीक ही है, लेकिन जब गुचेंग उसे आंख से इशारा करता है तो वो समझ जाती है। इसके बाद वो आगे से नौटंकी करने लगती है कि उसकी तो सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और वो बुरी तरीके से घायल है और उसके पास तो चलने के लिए भी ताकत नहीं बची है और वो यहाँ पे अकेली थी और कोई भी तो उसकी लाश भी कलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। वहीं पे गुचेंग सीकिंग पैलेस वाले लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने तो हद पात कर दी है यार, तुमने इसकी सारी हड्डियां तोड़ दी, अब इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इसपे वो लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसने पहले हमारे लोगों को मारा था। लेकिन गुचेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनता है और अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू करता है तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि प्रिंसेस गुचेंग से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्रेशर के साथ हमें डरा सकते हो, लेकिन गुचेंग आगे से कहता है कि बिल्कुल मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है, तुम्हें जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। प्रिंसेस गुचेंग से कहती है कि वो सच में एक लड़की के लिए उसके पूरे पैलेस के खिलाफ जाने वाला है। इस पे गुचेंग कहता है कि तुम लोग मेरी बहन को बुली कर रहे थे, अब मैं तुम्हें कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें इससे दिक्कत होने लगी, ये किस तरह का लॉजिक है। वहीं जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि गुचेंग उसके लिए साइड ले रहा है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर गुचेंग इस इल्जाम को अपने सर के ऊपर ले रहा है तो फिर लेने दो, मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ। वह सिस्टम के पास नोटिफिकेशन आता है कि जियान का माइंड उसके प्रति चेंज हो गया है। इसके बाद प्रिंसेस और उसका मोटा वाला बंदा आगे से चिल्लाने लगते हैं कि यही तो हमारे ऊपर पहले हमला की थी, इसने तो मेरे भाई को भी मार दिया है और इसने कई सारे सीकिंग पैलेस वाले लोगों को भी मारा है। इसमें जियान आगे से कहती है कि तुम लोग तो पहले मुझे मारना चाहता था और तुम मोटे वाले तुमने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी खोपड़ी फोड़ दोगे और उसके अंदर वाइन भर के पियोगे। इस पे गुचेंग उसकी तरफ घूर के देखता है तो फिर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद गुचेंग वहाँ पे किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे देख के प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिससे वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है और गुचेंग पलक झपकते ही उन लोगों के पीछे जाता है और उनकी साइड पे जो बंदा था उसकी एनर्जी को ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे प्रिंसेस हैरान होकर कहती है कि तुम पावर ऑफ रूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। वहीं पे वो मोटा वाला बंदा वहाँ से भागते हुए कहता है मेरी जान बचा लो, लेकिन गुचेंग उसकी तरफ देख ही रहा था और पलक झपकते उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो उसकी मुंडी पकड़ता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसकी मुंडी उसके शरीर के अंदर घुस जाती है और प्रिंसेस ये देख के दंग रह जाती है कि
उसकी आंखों के सामने ही उसके लोगों की एक एक करके बलि चढ़ रही है। इसके बाद गोचंग प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। प्रिंसेस गोचंग से कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो और तुम्हें पता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, क्या हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। गोचंग आगे से कहता है कि ये सभी बातें नीदर वर्ल्ड के अंदर जाके करना यहाँ पे काम नहीं आएंगी। उसी टाइम पे एक सिर्फ जैसा कोई बंदा बाहर निकलता है जो कि गोचंग के ऊपर अटैक कर देता है, ये सोच के कि गोचंग अभी कमजोर है और वो उसे हरा सकता है, जिससे सेवंथ प्रिंसेस के सामने उसका औहदा भी बढ़ जाएगा। हालांकि गोचंग उसे भी उल्टे हाथ का रपटा मारता है और वो एक ही बार में मारा जाता है। खैर इसके बाद प्रिंसेस के पास चारा नहीं था तो फिर वो अपने पास से एक फर्नेस बाहर निकाल लेती है जो कि यांग फर्नेस था। ये फेक ट्रेजर था लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा शक्तिशाली था और ये गोचंग के मारने के लिए काफी ज्यादा था। वहीं पे गोचंग आगे से अपने पास से अलग अलग तरह की टेक्निक्स को भाई निकालता है, जिसके बाद वो वहाँ पे एंडलेस शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो फिर वहाँ पे करोड़ों में शॉट आ जाती हैं। और कमाल की बात ये थी कि उनमें से हर एक शॉट के पास पावर ऑफ दोइस्ट रूल की थी, जिसे जियांग के भी पसीने छूटने लगते हैं कि जिसको वो मारना चाहती थी उसकी पावर इतनी ज्यादा है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो कुछ माउंटेन थे वो अटैक की वजह से एक ही बार में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर अनगिनत शॉट घुसी हुई थी और वो मारी जाती है। वहीं पे गोचंग सेवेंथ प्रिंसेस को जियांग के सामने डाल देता है और पूछता है कि मैं इसका क्या करूंगी। गोचंग उसे बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भले ही थोड़े से अजीब बीस्ट की हो लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी और एनर्जी काफी ज्यादा कमाल की है और इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी उसके मसल्स और बोन्स को ताकतवर बना सकती है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं रख सकता हूँ। वहीं पे जियान गोचंग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गोचंग आगे से कहता है कि बस इत्तेफाक है। फिर इसके बाद जियान आगे से हंसने लगती है और वो साफ मना कर देती है गोचंग को शुक्रिया कहने से। इस पे गोचंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी लगता है कि तुम्हें बस सिर्फ मार की जरूरत है, वो भी काफी कस के। इसके बाद गोचंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो चलो मैं जा रहा हूँ। वहीं पे जियान उसे कहती है कि मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। गोचंग उसे कहता है कि कल्टीवेशन करो जाके, यहाँ तक कि तुम्हारी जो कंडीशन है तुम मेरे कपड़े धोने के भी काबिल नहीं हो। हालांकि गोचंग ने तो असली में तलवे चाटने के लिए बोला था, जिससे जियान को उसका पास्ट याद आता है क्योंकि जब वो छोटी रहा करती तो फिर वो गोचंग के भाई पैर ही चाटा करती थी उससे काम निकलवाने के लिए। जो भी लोग उसे बुली करते थे तो वो भागते हुए गोचंग के पास ही जाती थी और उसका पैर पकड़ के रोने लगती थी। तो फिर गोचंग ऑफ कोर्स जियान के साथ जाता था और जो भी लोग उसे बुली करते थे वो उनको बुली करता था और तभी जियान काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। इसके बाद जियान गोचंग से कहती है कि अब वो एक बच्ची नहीं है और वो जो भी कुछ कर रहा है चाहे वो गिल्ड की वजह से कर रहा हो या फिर पछतावे की वजह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोचंग उससे कुछ नहीं छुपा सकता है और वो किसी न किसी तरीके से गोचंग का सामना बिल्कुल सामने सामने से करेगी। खैर इससे गोचंग का ही फायदा होता है क्योंकि इससे जियान की मेंटालिटी चेंज हो जाती है और उसे डायनेस्टी वैल्यू मिलते हैं। गोचंग जाते हुए कहता है कि अच्छे से कोशिश करना। खैर इसके बाद गोचंग हमें बताता है कि जियान उसे भले ही हराना चाहती है लेकिन वो उसका दिल पहले ही गोचंग के लिए बदल चुका है। साथ ही में गोचंग ने प्रिंसेस की बॉडी देने से पहले ही उसके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था और जो भी कुछ बचा कुचा माल था वो जियान के लिए छोड़ दिया था, जो जियान हल्का सा एब्जॉर्ब कर लेती है और गोचंग को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा इज्जत वाला काम किया है। ये सीन देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया जहाँ पे मेरा बड़ा भाई खाने के लिए आधा सामान खुद खा जाता था और बचा हुआ मुझे देता था जो आधे का भी आधा था। फिर इसके बाद ये बात सभी को पता चल जाती है कि गोचंग ने सीकिंग पैलेस वालों को हरा दिया है और उनकी सेवंथ प्रिंसेस जो हवा में उड़ती थी उसके पर कतर के जमीन में गाड़ दिया है। वहीं पे लैंगटियान आगे से कहता है कि गोचंग की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा हाई है और यंगर जनरेशन के अंदर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, जिससे लिली काफी ज्यादा खुश होती है। तो लैंगटियान उसे पूछता है तुम्हारे मुंह में ज्वार भाटा क्यों आ रहा है भाई। उस पे लिली कहती है कि वो खुश नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जिसका सामना इनर वर्ल्ड के लोगों से हो जाता है और उनमें से एक ड्रैगन कोई बच्ची थी जो कि मिंग को हराने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सोचा नहीं था कि उसकी मुलाकात यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर से हो जाएगी जो थोड़े से मुश्किल होंगे। कहा था कि उसकी पिछली मेमोरी के दौरान ऐसा कुछ होना तो नहीं था, लेकिन मिंग को इतना जरूर पता चल जाता है कि जो लड़की उसके ऊपर हमला कर रही है वो लॉन्ग टेंग जो कि एक रियल ड्रैगन है और वो ड्रैगन का बादशाह है उसके लिए काम करती है। हालांकि मिंग यहाँ पे अपनी ट्रिक्स को दिखाना नहीं चाहती थी, नहीं तो वो इस सबऑर्डिनेट को यही मसल दे। उसी टाइम पे वो सबऑर्डिनेट मिंग के ऊपर पीछे से हमला कर देती है तो फिर मिंग एक ही झटके में उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन वो दोनों पानी के ऊपर लड़ रहे थे तो उनकी फोर्स की वजह से वहाँ पे सुनामी आ जाती है और वो पूरा जंगल ही डूब जाता है। वहीं पे आसपास कुछ लोग थे जो कि मिंग को लड़ते हुए देख रहे थे। वहीं पे इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि जो एशियन कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं वो जो बाहर वाले यानी कि गोचंग के साइड के जो भी लोग होते हैं उनके गुलाम सब्जेक्ट या फिर कोई काम वाले होते हैं उनके क्रिएटर के तौर पे, लेकिन कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी स्पिरिट एनर्जी उनके मुकाबले में काफी ज्यादा हाई रहती है। इसलिए जो लोग भी यंगर जनरेशन की तरफ से वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और मिंग अभी जिस लड़की के खिलाफ लड़ाई कर रही है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसलिए इन लोगों को फ्यूचर में और भी ज्यादा चौकन्ना और सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। वहीं पे वो लड़की गोचंग से मिंग से कहती है कि तुम मेरे लॉर्ड के लिए परफेक्ट हो और उन्हें हमेशा से ताकतवर वुमन ही चाहिए थी। हालांकि मिंग अपने मन के अंदर सोचती है और वो हमें लॉन्ग टेंग की पिछली लाइफ के बारे में बताती है कि वो पिछली लाइफ के अंदर एशियन कॉन्टिनेंट को तोड़ के हेवनली टेंट्स के अंदर आ चुका था यानी कि अपर रियलम के अंदर, जहाँ पे उसने बेहिसाब मार काट मचाया और कई सारे लोगों को मार दिया। लेकिन
अचानक से वो गायब हो गया। कई सारे लोग उसका आता पता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसने कई सारे लोगों को भाई गुस्सा दिला दिया था, लेकिन उसकी दौत फॉरबिडन थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन उसे मारने से पहले बेइंतहा टॉर्चर किया गया था। लेकिन हमारे मिंग को पता था कि ये काम उसके प्यारे फियांसे का ही है। उसके पास डिवॉवरिंग इमॉर्टल टेक्निक है जिसकी मदद से वो किसी को भी डिवॉवर कर सकता है। तो फिर वो लॉन्ग ट्रू ड्रैगन एसेंस को कैसे जाने दे सकता था। वहीं पे मिंग मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर मैं ये काम अपने पति को दे दूं तो कोई बुराई तो नहीं है। वैसे भी इन्हें खात्मा करने ही वाला है तो वो थोड़ा जल्दी कर देगा। और ऊपर से मिंग के सामने जो कैरेक्टर है वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए वर्दी ही नहीं है। वो लड़की मिंग के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के कहती है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपना इरादा बदल लिया है। क्या तुम मेरे मास्टर के स्लेव बनने के लिए रेडी हो? जिसपे मिंग आगे से कहती है कि शुक्र मनाओ कि ये बात मेरे पति ने नहीं सुने। इससे वो लड़की भी हैरान होती है। जिसके बाद मिंग उससे कहती है कि जाओ और जाके और अपने लॉर्ड को बता दो कि वो कभी भी मेरे फियांसे के सामने ना आए, नहीं तो वो उसे मार मार के केचुआ बना देगा। इससे उस लड़की को गुस्सा तो आता है लेकिन वो पीछे मुड़ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फियांसे को पकड़ लूंगी और उसकी बॉडी कलेक्ट करूंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे इस तरह से मुस्कुराती हो। इसके बाद वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि तुम उसके सामने च्युइंगम की तरह हो, वो तुम्हें चबा के थूक भी देगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसी टाइम पे मिंग के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि गोचेंग ने जियान को बचा लिया है। इससे वो हैरान होती है कि गोचेंग उसकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि पिछली लाइफ में गोचेंग ने तो उसकी जान ले ली थी और उसे गोचेंग की पिछली लाइफ और इस लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस दिखाई दे रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके एटीट्यूड को अचानक से हुआ क्या है। हालांकि वो अभी अपने मिशन के ऊपर ही ध्यान रखती है और वो गोचेंग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बारे में सोचती है गोचेंग के फादर से। इसके बाद हम लोग येलिंग को देखते हैं जो कि एक पावरफुल सर्पेंट के साथ फाइट कर रहा था जो कि गॉड फॉल्स रियलम पे था और येलिंग काफी आसानी के साथ उसे हरा देता है, जिससे वो लोग येलिंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पे लॉकेट वाला उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह के छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट से खुश नहीं होना चाहिए, तुम एक लॉर्ड की रिकार्नेशन हो, तुम्हें तो डायरेक्ट रियून के अंदर घुसना चाहिए और वहाँ की इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे केचुए की तरह इन लोगों को साथ लेके चल रहे हो। इस पे येलिंग आगे से कहता है कि रियून के अंदर खतरा अननोन है, अगर हम लोग थोड़ी सी मदद लेके चलते हैं इसमें क्या ही बुराई है। फिर इसके बाद चिलियंग और यूमी येलिंग के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम रुक क्यों गए, तुम तो हमें रास्ता दिखा रहे थे ना। इस पे येलिंग उसे कहता है कि सामने की तरफ एक रियून है जहाँ पे वो लोग जा रहा है और वहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इसीलिए वो दोनों से पूछता है क्या तुम लोग मेरे साथ आओगी। इस पे चिलियंग जाने के लिए मान जाते हैं और वो यूमी से पूछता है तो यूमी भी आगे से मान जाती है और चिलियंग को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसके पास वह इन्फॉर्मेशन आती है कि येलिंग भाई साहब अपनी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जा रहे हैं, जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि अरे वाह मिठाई मिलने वाली है। इसके बाद हम लोग येलिंग को देखते हैं जो कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। इसके बाद वो यूमी को लेके अंदर जाने लगता है तो फिर चिलियंग भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जो सर्वेंट थे वो उसे रोक लेते हैं और आगे से बताते हैं कि उन्हें येलिंग के ऊपर शक हो रहा है कि वो उनसे कुछ तो छुपा रहा है, इसीलिए वो लोग चिलियंग को अंदर जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन चिलियंग को पता था कि येलिंग उसी का ही दोस्त है, इसीलिए उसे चिलियंग के ऊपर भरोसा था और वो अंदर जाने लगती है। वहीं पे वो दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि बस एक बार इसके इंटेंशन पता चल जाए फिर हम इसे इतना मारेंगे कि ये कभी सोच भी नहीं सकेगा। इसके बाद येलिंग, यूमी और चिलियंग तीनों एक साथ एशियंट रियोन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे हमें लॉकेट और येलिंग की बातों से ये भी पता चलता है कि रियोन के अंदर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अभी भी जिंदा होंगे और अगर वो गोचेंग को येलिंग को उसका अपना डिसेंडेंट नहीं मानते हैं जिसकी वो लोग पूजा करते हैं तो फिर येलिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन येलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर वो लोग उसे धोखा देते हैं तो फिर येलिंग उन्हें किसी तरीके से मना लेगा, फिर उसे चाहे छुरा ही उठाना पड़े। वहीं पे हम लोग रियोन के अंदर रहने वाले उन लोगों को देखते हैं जो कि येलिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। इन्हें ऐसा लगता है कि हेवनली लॉर्ड ऑफ रिकॉर्डिनेशन वापस आ चुका है, इसे ये लोग सोचते हैं कि जो भविष्यवाणी सुनाई गई थी वो सच हो चुकी है। हालांकि इन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे काफी टाइम से ही हेवनली लॉर्ड की जो इनहेरिटेंस थे उसे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लिंग यहाँ पे आ जाता है तो वो उन लोगों से वो सारी इनहेरिटेंस लेके चला जाएगा जिसको ये लोग सदियों से गार्ड करते आ रहे हैं और ये लोग उस इनहेरिटेंस को ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि दरवाजा खोलने की चाबी जरूर उनका सक्सेसर होगा। इसलिए उनमें से जो एक लीडर था जो कि इन लोगों को बुलाया था वो उन लोगों से कहता है कि बाहर से जो लोग यहाँ पे आए हैं उनकी स्ट्रेंथ फॉल्स गॉड रियलम से ज्यादा नहीं है, इसलिए अगर हम लोग उस इनहेरिटेंस को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें डायरेक्टली उसे मारना ही पड़ेगा। इसके बाद वो औरत जिसने इन लोगों को बुलाया था वो उनसे कहती है कि बाहर वाले लोगों के ऊपर नजर रखो, अगर कुछ भी अजीब होता है तो उन्हें तुरंत ही मार देना, हम लोग इसे गलती से भी जाने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग येलिंग और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि रियोन के अंदर आ रहे थे और उसी टाइम पे वो उन 5 लोगों को देखते हैं जो कि हथियार लेके बाहर वाले लोगों को मारने के लिए जा रहे थे। वहीं पे येलिंग लॉकेट से पूछता है कि ये सभी लोग अचानक से बाहर क्यों निकल रहे हैं। इस पे लॉकेट उसे कहता है कि शायद ये लोग तुम्हारे लिए हो सकते हैं और लॉकेट उसे कहता है कि घबराओ नहीं, शायद से ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अननोन है और शायद से हेवनली लॉर्ड तुम्हें टेस्ट करना चाहते होंगे। इस पे येलिंग आगे से कहता है कि कितने टेस्ट दूंगा, क्या वो मेरे लिए कुछ छोड़ के भी गए हैं कि बस मैं वो लोगों से बेइज्जत ही होता रहूंगा। वहीं पे यूमी को भी पता चल जाता है कि जो लोग उड़ते हुए गए हैं वो लोग येलिंग के ही पीछे हैं। हालांकि लॉकेट भाई साहब येलिंग से यही कहते हैं कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी
ही जल्दी कीव के पास जाना चाहिए जो उसके लिए लॉर्ड छोड़ के गए हैं। उसी के अंदर उसे कुछ मिल सकता है जिनकी मदद से वो उन लोगों का सामना कर पाएगा। वहीं पे यूमी काफी ज्यादा घबराई हुई थी उन लोगों को देख के। लिएलिंग उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे यूमी और येलिंग को चम्मी होते हुए देख के चिलियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी बीच हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि रियोन के पास आ चुका था, लेकिन वो कीव के अंदर नहीं गया था, आसपास के इलाके को ही ढूंढ रहा था और वहाँ पे कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा था। हालांकि गोचेंग को वहाँ पे कुछ भी खास नहीं मिलता है, लेकिन वो वहाँ के गार्ड्स की भाई चड्डियां गीली कर देता है। क्योंकि गोचेंग को पता था कि यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो येलिंग का पीछा कर रहे हैं उसको कस के पटकने के लिए, और उसी टाइम पे उसे वो लोग दिखाई भी दे जाते हैं जो कि येलिंग को ही ढूंढ रहे थे। वहीं पे गोचेंग उनके चेहरे को देख के पता लग जाता है कि ये लोग अभी तक येलिंग का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लोग कहाँ पे गए हैं। उसी टाइम पे गोचेंग के सामने एक लड़की आके गिरती है जो कि ये कह रहे थे कि उसे जैसे ही सक्सेसर मिल जाएगा तो फिर वो उसकी चमड़ी उधेल देगी। गोचेंग उसकी बातों को देख के हैरान होता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ सकता है कि वो क्या करेगा। इसके बाद गोचेंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है चुप रहना नहीं तो दर्दनाक मौत मारी जाओगी। इसके बाद वो उस लड़की को अपने इनर वर्ल्ड के अंदर खींच ले जाता है। वो लड़की जैसे ही इनर वर्ल्ड के अंदर आती है तो फिर वो नीचे की तरफ धड़ाम से गिरने लगती है, लेकिन गोचेंग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है मेरे वर्ल्ड के अंदर। वो लड़की ये चीज देख के हैरान हो जाती है कि गोचेंग के पास उसकी ही एक अलग दुनिया है, और वो गोचेंग से पूछती है कि तुम हो कौन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसे एक चीज जरूर समझ में आ जाती है और वो होता है घुटने टेकना। इसके बाद वो गोचेंग के सामने झुक जाती है और पूंछ हिलाते हुए उसे कहती है कि बस मुझे मारना नहीं, वो गोचेंग के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी। इस पे गोचेंग उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने हाथों से ही करना पसंद करता हूँ। इसके बाद वो उस लड़की के हाथों सर के ऊपर हाथ रखता है और उसकी मेमोरीज खंगालने लगता है। इसके जरिए उसे सब कुछ पता लग जाता है कि ये जो गार्ड्स हैं वो कभी भी सगे नहीं रहे हैं। अब इन्हें भाई चाहिए फुल इज्जत, और ऊपर से जो स्लेव सील है जिसको पांचों ग्रेट सेक्ट अभी तक गार्ड करते हुए आ रहे हैं उसको सिंगरली ब्लैक ईगल क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आमतौर पे जो ये स्लेव सील है इसकी मदद से ही जो लॉर्ड होगा वो इन पांचों क्लैन को कंट्रोल कर रहा होगा, और अभी ये स्लेव डायरेक्ट ब्लैक ईगल क्लैन के अंदर है, तो वो लोग इसकी मदद से इन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कुछ होगा। इन्फॉर्मेशन ऑथर कहा देता है पूरी। इसके बाद गोचेंग उस लड़की को छोड़ देता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अब इसका क्या होगा मुझे नहीं पता है। वह भी गोचेंग को नहीं पता था कि येलिंग को कितना टाइम लगेगा लॉर्ड की केव के अंदर घुसने में। तब तक शायद से उसे ब्लैक ईगल क्लैन के ऊपर ही थोड़ी सी मस्ती कर लेनी चाहिए। और साथ ही में गोचेंग यहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था जिसका नाम था सीक्रेट माइंड टेक्निक, द वेडिंग स्पेल, जिसकी मदद से वो इन लोगों को कंट्रोल कर सकता था। खैर इसके बाद हम उन पांचों क्लैन के यंग मास्टर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि आउटसाइड वर्ल्ड से जो लोग आए हैं उनकी स्ट्रेंथ साला कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों वर्ल्ड्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हुआ होता तो हम भी लोग बाहर जा सकते थे और उन्हें केचुओं की तरह मसल सकते थे। इस पे ब्लैक ईगल क्लैन का जो यंग मास्टर था वो आगे से कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। हेवनली रियलम का बॉडीगार्ड मेरे ग्रैंडफादर ने भेजा है जो हमारे ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि इन सभी चीजों का रिश्ता हमारे क्लैन के फीड से जुड़ा हुआ है। उसी टाइम पे किसी क्लैन का यंग मास्टर ईगल क्लैन वाले यंग मास्टर से कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास एक कमाल की बड़ी बहन है, और अगर ये पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है लेकिन वो फिर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। हेमिंग। इस पे हेमिंग उसे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो बंदा आगे से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर क्लैन के एल्डर हैं, तुम्हारी बड़ी बहन जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, और तुम दोनों ही एक ऐसे पावर हाउस से आते हो जो कि हेवनली गॉड रियलम पे है, और तुम चाहे वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन तुम दोनों एक साथ पैदा हुए हो, लेकिन इसके बावजूद तुम बिल्कुल यूजलेस हो। तुम हमेशा से अपनी बहरी बहन के साइडों के अंदर ही जियोगे जिसके पास बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी कि वो अपनी फैमिली के बीच में भी कुछ बोल सके। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि तुम पूरे क्लैन के लिए बस एक इनविजिबल पर्सन हो। दरअसल हेमिंग के पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है और उसकी बहन के पास लाजवाब कल्टीवेशन टैलेंट है, और इस बात को हेमिंग भी एक्सेप्ट करता है कि उसकी बहन लाजवाब कल्टीवेटर है और वो कुछ ऐसा अचीव कर सकती है जिसको वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद वो बंदा हेमिंग से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम अभी भी अपने दिल के अंदर से बस यही इच्छा करती हो कि तुम्हें कैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी मदद से तुम अपनी बहन की तरह सितारे की तरह चमक सको और तुम्हें भी रुतबा और इज्जत मिल सके। लेकिन मेरे दोस्त ये सब तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया से आए हुए कुछ लोथड़े हमें मार सकते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और जब हेमिंग वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था उसी टाइम पे गोचेंग उसके मन के जरिए उससे बात करता है जैसे कि किसी मानवा के अंदर मेन कैरेक्टर से की जाती थी, और वो उसे पूछता है क्या तुम सभी लोगों से ऊपर उठना चाहते हो, जिसपे हेमिंग भी मेन कैरेक्टर की तरह हैरान होकर कहता है कौन है। तो गोचेंग उससे बात करते हुए कहता है जवान आदमी, अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया के सभी लोगों से ऊपर हो, क्या तुम डिवाइन कल्टीवेशन टेक्निक और स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो जिससे तुम दुनिया के अंदर सभी से ऊंचे पहुंच पाओगे। जिसपे हेमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था, और वो आगे से तुरंत हाँ कह देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचेंग उसके कॉन्शियस वर्ल्ड को अपने अंदर खींच लाता है, जहाँ पे उसके सामने एकदम कमाल की बड़ी सी दीवार खड़ी थी, और तभी उस दीवार के दरवाजे खोलना शुरू होते हैं और अंदर से गोचेंग उससे कहता है तुम्हारा स्वागत है मेरी डोमेन के अंदर, और उसके अंदर से गोचेंग बाहर
बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल इस तरह से कपड़े पहन रखे थे जिसे किसी कल्टीवेशन मानवा के अंदर कोई सिस्टम पहन रखता है। और वो हेमिंग से कहता है कि ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे नीदरवर्ल्ड और सभी वर्ल्ड के लोग आते हैं और उनका रिकार्नेशन होता है। और वो हेमिंग से कहता है कि तुम भले ही ईगल क्लैन के अंदर पैदा हुए हो और तुमने कोई भी मुश्किल नहीं सही है तुम्हारी बहन की वजह से, लेकिन तुमने अपने मन के अंदर काफी सारी चीजों को सहा है। तुम्हारे पास्ट से लेकर तुम्हारे फ्यूचर तक मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है। जिसपे हेमिंग अपने घुटने गुचेंग के सामने टेक देता है और उसे भगवान कहते हुए कहता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं कैसे ताकतवर बन सकता हूँ। वहाँ पे गोचेंग को उस लड़की के जरिए इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और गोचेंग को ये भी पता चल जाता है कि ताकत बढ़ने का ऑब्सेशन इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तभी तो ये इतनी जल्दी चारा पकड़ लिया। जिसपे गोचेंग हेमिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे हालातों को समझता हूँ और गोचेंग अपने आप को सुप्रीम एम्परर ऑफ गुड फॉर्चून बताता है, बेसिकली किस्मत वाला। और वो हेमिंग से कहता है कि मेरे फॉलोवर बन जाओ, अपना नाम बताओ, इसके बाद तुम एक्सटर्नल गेन को प्राप्त करोगे और तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति होगी। भले ही हेवन टूट जाए, तुम्हारी असली दुनिया अलग हो जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा फायदे मिलते ही रहेंगे। हेमिंग इन सभी बातों को सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो इन सभी चीजों के लिए मान जाता है। गोचेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक कमाल की टेक्निक दूंगा, इसीलिए जल्दी से अपना सी ऑफ कॉन्सिनेंस को ओपन करो और जल्दी से मेरे रास्ते को फॉलो करो। इसके लिए हेमिंग तुरंत मान जाता है, जिसके बाद गोचेंग उसे अपनी टेक्निक दे देता है और वो जैसे ही उस टेक्निक को मास्टर करता है तो फिर हमें पता चलता है कि गोचेंग ने वहाँ पे माइंड कंट्रोल टेक्निक दी है जिसका नाम वेडिंग ड्रेस है। हेमिंग की बातों से हमें पता चलता है कि इस टेक्निक की मदद से उसका टैलेंट कैसा भी हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट गोचेंग की पावर का हिस्सा ले रहा है, यानी कि गोचेंग उसे अपनी पावर का हल्का सा हिस्सा दे रहा है जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और बेशक गोचेंग देने वालों में से नहीं सिर्फ लेने वालों में से है। हालांकि हेमिंग को जो मिल चुका था इससे वो काफी ज्यादा खुश था, वह भी गोचेंग भी आगे से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इसने वो टेक्निक ले ली है और सीट पहले ही प्लांट हो चुका है। अब ये जैसे जैसे अपनी पावर को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती जाएंगी। वहीं पे हेमिंग आगे से चिल्लाने लगता है कि उसे तो डिवाइन आर्ट मिल गई है, अब उसे कोई भी लूजर की तरह नहीं देखेगा। गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बिना किसी चीज के पावर का मिलना काफी ज्यादा कमाल की चीज होती है और कोई भी इसे रजिस्ट नहीं कर पाता है। मैंने बस तुम्हें हल्की से उम्मीद दी है, इसकी मदद से तुम अपनी काली परछाई को अब पीछे छोड़ सकते हो। वहीं पे गोचेंग जब ऐसा कांड करता है तो फिर उसे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे उसने सन ऑफ फेट को बना दिया है। अब हेमिंग की मदद से उसे ईगल क्लैन को कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो पांचों ग्रेट क्लैन्स को भी कंट्रोल कर सकता है और ये मामला उसके लिए काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद गोचेंग वहाँ से निकल जाता है और हेमिंग भी अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद हेमिंग तुरंत उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो पांचों क्लैन के अंदर कमाल का ताकतवर बंदा बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग ड्रैगन क्लैन के लॉन्ग को देखते हैं जो कि पत्थरों को तोड़ते हुए अपने फॉलोअर्स के सामने आता है, जहाँ पे वो उसके फॉलोअर्स उसके सामने झर झुका के उसे ग्रीटिंग करते हैं और वो उन लोगों से पूछता है कि जो मैंने काम दिया था वो कैसा चल रहा है। जिसपे उसकी बहन उसे बताती है कि उन लोगों ने आउटसाइड वर्ल्ड से जितनी खूबसूरत औरतें थी उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें एक ऐसी औरत मिली है जिसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। इसके बाद उसकी बहन वहाँ पे किसी डिवाइस के जरिए उसे म्यूकिंग की शक्ल दिखाती है, जहाँ पे मिंग को देख के लॉन्ग के मुंह से पानी टपकने लगता है और आगे से कहता है कि मैंने अपनी बहन से यह उम्मीद की थी। लेकिन उसकी बहन अपने बड़े भाई को गोचेंग के बारे में बताती है कि उसका फियांसे कमाल की फैमिली गो फैमिली से आता है और वो डॉटियन इमॉर्टल पैलेस का सक्सेसर भी है और उसे बाहरी दुनिया के अंदर रियल इमॉर्टल माना जाता है। लेकिन लॉन्ग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, वो अभी भी गोचेंग को एकदम चूहा समझ रहा था और वो आगे से कहता है कि अगर वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसकी फियांसे के सामने ही उसे चीर के रख दूंगा। खैर इसके बाद हम लोग एक जगह पे कई सारे लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं क्योंकि लॉन्ग ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि वो गोचेंग को मसलने वाला है, इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे ये देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। वहीं पे गोचेंग ने पहले ही लॉन्ग के जो भी सबोर्डिनेट्स थे उन लोगों को पकड़ लिया है, इसलिए इन्हें पक्का यकीन था कि यहाँ पे तो मार धाड़ पक्का होने वाली है। बस इन्हें इस बात का इंतजार था कि जीतेगा कौन। गोचेंग भी शक्तिशाली है और लॉन्ग भी शक्तिशाली है। वहीं पे लिली अपने भाई से पूछती है क्या सच में लॉन्ग गोचेंग को हरा सकता है। इस पे लॉन्ग टियन आगे से बताता है कि जब वो यहाँ पे आया था तब उसने लॉन्ग के बारे में सुना था कि उसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा कमाल की है और वो गोचेंग को काफी ज्यादा फोर्स कर सकता है। अगर वो दोनों लड़ते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा कमाल का शो देखने के लिए मिलेगा और साथ ही में वो लोग गोचेंग की असली ताकत का भी सामना कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसके हाथों में हम लोग एक इमॉर्टल स्पिरिट फ्रूट को देखते हैं जिसके अंदर इमॉर्टल स्पिरिट का ऑरा है। इसकी मदद से मिंग बड़ी आसानी के तहत फॉल्स गॉड रियलम के अंदर जा सकती है। इसके बाद वो अपने लोगों से गोचेंग के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि गोचेंग अभी क्या कर रहा है। वह पे मिंग को पता था कि उनके पतिदेव इसी समय सिर्फ ग्रेव क्रॉप्स के अंदर होंगे जहाँ पे वो लाशों को निकाल के उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे होंगे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। हालांकि मिंग इसी बारे में सोचती है कि अब तक गोचेंग का सामना लॉन्ग से नहीं होना था, लेकिन गोचेंग इस बार मिंग की वजह से उसका सामना जल्दी करने वाला है। और सबसे कमाल की बात यह है कि लॉन्ग की साइड वाले अभी भी गोचेंग के बारे में नहीं मिंग के बारे में सोच रहे हैं। वह भी मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर मेरे पति को ये पता चल जाता है कि मैंने ही उसे फंसाया है तो फिर उसके पास बाहर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जियान के तोते को देखते हैं जो कि उड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे सभी चीजों के बारे में बताता है। वहीं पे जियान भी आगे से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गोचेंग जैसे विलन के लिए भी
इस तरह के दिन आ जाएंगे कि कोई उसे बैटल के लिए चैलेंज करेगा। वहीं पे हमें पता चलता है कि मिंग यहाँ पे, वहीं पे जियान से हमें पता चलता है कि वो यहाँ पे 8 होली केला के लिए बैठी हुई है जो कि पकने वाले हैं, और हम लोग उसके सामने केले का पेड़ भी देखते हैं। वहीं पे जियान को पता था कि गोचेंग काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन लॉन्ग भी गॉड रियलम पे जाने वाला है और शायद से वो गोचेंग के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वहीं पे हम लोग इन तीनों बंदरों को देखते हैं जो कि भाई जियान को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये यहाँ पे केले के लिए ही बैठी है, और वो तीनों गुस्से में जियान को ही घूरे जा रहे थे, खासकर ये वाला जो अपना पिछवाड़ा खुजा रहा है। वहीं पे जियान अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अगर गोचेंग सच में पीट दिया गया तो फिर मजा ही आ जाएगा। इस पे उसका तोता उससे कहता है कि चलो देखते हैं, जिस पे जियान भी कहती है कि हाँ चलो चल के देखते हैं, उसको मार खाते हुए देख के मजा आएगा। इसके बाद हम लोग हीमिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया था, और उसी टाइम पे वहाँ पे उसकी बड़ी बहन आती है जो उससे पूछती है कितना गला फाड़ के क्यों हंस रहे हो, क्या कोई परेशानी हो गई है। तो फिर हीमिंग जल्दी से जाता है और दरवाजा बंद करके अपनी बहन से कहता है कि उसे कुछ कमाल का मिला है। उसकी बहन उससे कहती है कि बस तुम कोई परेशानी न खड़ी करो, मैं उसी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद मिंग आगे बढ़ता है और कोचिंग की टेक्निक उसे दिखाता है, तो उसकी बहन ये देख के हैरान हो जाती है कि इस नमूने के हाथों में एशियंट डिवाइन एशियन टेक्निक लग गई है, और वो अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें ये टेक्निक मिली कहाँ से, जिसपे हीमिंग आगे से कहता है कि बस मिल गई, ज्यादा मत सोचो और इसका इस्तेमाल कर लो, और तुम इसे एल्डर और बाकी लोगों को भी दे सकती हो। इस पे हीमिंग की बहन उसे कहती है कि ये बड़ी कमाल की बात है कि तुम्हें इस तरह की चीज मिल गई है और तुम ये क्लैन को देना चाहते हो। इस पे हीमिंग आगे से कहता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज है और उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, ना ही कोई अच्छा टैलेंट है। अगर ये टेक्निक उसके साथ रहती है तो वेस्ट ही हो जाती। इसके अलावा अगर वो टेक्निक क्लैन को दे देता है तो इससे वो लोग अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी सेकंड जनरेशन थोड़ी सी और अच्छी लाइफ जी सकती है। हीमिंग की बहन उसे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा कमाल का काम किया है इतने सालों तक सफर करने के बावजूद, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं ग्रैंडफादर और फादर को बता दूंगी कि तुम इन सभी चीजों के लायक हो और तुम्हें क्लैन की तरफ से पूरा क्रेडिट मिलेगा। वहीं पे हीमिंग इतना ज्यादा दिलदार नहीं था, इसका प्लान भी वही गोचेंग वाला ही था कि जैसे ही क्लैन के सभी लोग टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो लोग हीमिंग के कब्जे के अंदर आ जाएंगे, और हीमिंग इन सभी चीजों के लिए गोचेंग को शुक्रिया कहता है। वहीं पे गोचेंग हीमिंग के काम से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने सोचा था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हीमिंग तो लालच के चक्कर में इन सभी चीजों को काफी ज्यादा जल्दी कर रहा है। वहीं पे गोचेंग अपनी फियांसे और जियान के बारे में सोचता है कि इन लोगों के बवाल की वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन क्या करूं, उनका ही तो हूं, तो फिर काम करना ही पड़ेगा। और उसी के पीछे हम लोग लॉन्ग की बहन को देखते हैं जिसे टॉर्चर किया जा रहा था। खैर इसके बाद गोचिंग के साथ ही उसे बताते हैं कि उन लोगों को न्यूज मिली है कि लॉन्गटेन वहाँ पे आ चुका है और उसके साथ 7 लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर गॉड फॉल्स रियलम पे हैं और कुछ किंग रियलम पे हैं। वहीं पे गोचिंग लॉन्ग को देखते अपने मन के अंदर यही सोचता है कि कितने बेवकूफ लोग हैं, खुद ही इतना जल्दी मरना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मरना चाहता है तो फिर मुझे उसकी मदद ही करनी पड़ेगी। वहीं पे लॉन्ग की बहन का एटीट्यूड अभी भी थोड़ा सा बदला नहीं था और वो गोचिंग से कहती है कि तुम्हें मेरे भाई से डर के रहना चाहिए, वो तुम्हारी चमड़ी उधेल सकता है। और रही बात तुम्हारी बीवी की, तो गोचेंग उसी टाइम पे लॉ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के ऊपर खींच के कंटाप मारता है, जिससे उसका मुंह जमीन में जा घुसता है। गोचेंग उससे कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने मिंग को उस टाइम पे ज्यादा परेशान नहीं किया, नहीं तो तुम्हारे पास यहाँ तक जिंदा रहने का भी समय नहीं होता, और प्लस में तुम अपने रिकार्नेशन साइकिल से बाहर ही निकल जाती। वहीं पे उसकी बहन दोबारा खड़ी होती है और गोचेंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करने की। इस पे गोचेंग उसे कहता है कि मुंह बंद रखो, तो उसका मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है और वो हैरान हो जाती है कि गोचेंग लॉ ऑफ ऑर्डर का भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे गोचेंग अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके पूरे इलाके में ये खबर फैला दो कि लॉन्गटेन की बहन मेरे हाथों के पीछे दबी हुई है, और अगर वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन मारी जाए तो वो अपनी तशरीफ यहाँ पे लेके आए। फिर इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि गोचेंग ने लॉन्ग को चैलेंज कर दिया है, तो वो भागते हुए उस तरफ जाने लगते हैं चेक करने के लिए कि कैसे चैलेंज किया गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग के बाकी लोग गोचेंग के लोगों के साथ वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और अभी तक गोचेंग यहाँ पे नहीं आया हुआ था। साथ ही में वहाँ की साइड के जो लोग थे वो उन लोगों की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि बाहर के लोग ताकतवर होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। वहीं पे गोचेंग अभी तक नहीं आया था, तो फिर ये जो अंदर वाले लोग थे इन्हें ऐसा लग रहा था कि गोचेंग हार चुका है, अब उसकी डर के मारे फट रही है। वहीं पे हमें इन लोगों से पता चलता है कि अंदर के जो लोग हैं इनका रियलम सेम है, लेकिन इसके बावजूद फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से इनके पास एडवांटेज रहता है। जिसके बाद वहाँ पे लॉन्ग एंट्री मारता है और उसके आने से ही वहाँ का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहीं पे लॉन्गटेन अपने लोगों को शांत कर देता है और उनसे कहता है कि बिल्कुल भी गुस्सा मत दिखाना, उसकी एबिलिटी पीक ऑफ फॉल्स गॉड पे है। वहीं पे जियान भी गोचेंग को इधर उधर ढूंढते हुए सोचती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ पे रह गया। वहीं पे लॉन्ग उन लोगों से कहता है कि अगर गोचेंग यहाँ पे नहीं आता है तो फिर उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और वो अपना गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकालेगा, आदमियों को मार देगा और औरतों को गुलाम बना लेगा। उसी टाइम पे वहाँ पे मिंग आ जाती है जो कि सीधा लॉन्ग से कहती है कितने कमीने हो। वहीं पे लॉन्ग मिंग को देख के लट्टू हो जाता है और उसे कहता है अगर मैं गोचेंग को मार देता हूँ तो फिर तुम्हें मेरा फॉलोवर बनना पड़ेगा। जिसपे मिंग आगे से कहती
कहती है ये ले। इसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइटिक ब्लेजिंग शॉट का इस्तेमाल करती है और लॉन्ग की तरफ सामने की तरफ एक शॉट जाती है, लेकिन लॉन्ग के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है और वो एक हाथ मार के उस शॉट को तोड़ देता है। वहीं पे वो लोग लॉन्ग की स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद से गोचेंग को परेशानी होने वाली है, लेकिन लैंग टियान को गोचेंग के ऊपर भरोसा था क्योंकि मिंग की कल्टीवेशन अभी इतनी तक हाई नहीं हुई है और लॉन्ग उसका अपोनेंट है भी नहीं। वहीं पे लॉन्ग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक ड्रैगन को भेजता है और वो ड्रैगन सीधा जाके मिंग से टकराता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, लेकिन मिंग आगे से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक को डॉज कर लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गोचेंग तुम्हारे चैलेंज करने के लिए भी काबिल नहीं है। वहीं पे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मिंग ने इतनी आसानी के साथ अटैक को डॉज कर लिया। वहीं पे लॉन्ग में मिंग की स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद मिंग उन सभी फूलों को इस्तेमाल करती है जो अभी उसके पास थे और वो उनको किसी तीर की तरह लॉन्ग की तरफ फेंक के मारती है और जब वो सीधा लॉन्ग से टकराते हैं तो फिर उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है और साथ ही में वो फूल किसी बॉम्ब की तरह थे जो नीचे गिरने के बाद धमाका करते हैं, लेकिन कॉन्ग के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है और वो दोबारा मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए डायरेक्ट आगे बढ़ता है। लॉन्ग सबसे पहले मिंग के ऊपर फोकस पंच मारता है तो सामने की तरफ एक जोरदार फोर्स जाती है जो उसके शील्ड को तोड़ के रख देती है। इसके बाद कॉन्ग मिंग की शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिससे मिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि कॉन्ग के पास इतनी ज्यादा कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है। वहीं पे कॉन्ग हमला करते हुए कहता है कि वो सबसे पहले मिंग के हाथ पैरों को तोड़ देगा, फिर देखेगा कि वो कैसे मना करती है। वहीं पे जियान भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे गोचेंग आ जाता है जो कि सीधा उड़ते हुए कॉन्ग के मुंह के ऊपर फ्लाइंग किक दे मारता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और वो कॉन्ग से कहता है कि जब मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे पास आओगे तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए और यहाँ पे आके फालतू की हरकतें करने लगे, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। वहीं पे जिसके बाद गोचेंग मिंग की तरफ देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि आगे क्या करना है और वो आगे से दिखावा करते हुए मिंग से पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिसपे मिंग पीछे की तरफ देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये नाटक कर रहा है और वो आगे से चमी होते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया। इसे सभी लोग कहते हैं कि वाओ कितना लविंग कपल है। इसके बाद वहाँ पे लॉन्ग फिर से आता है तो फिर उसके ऊपर पॉइंट थे। इसे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये भी सन ऑफ फेट है। इसके बाद लॉन्ग गोचेंग से कहता है कि मेरे लोगों को छोड़ दो तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी को अधूरा नहीं रखूंगा। वहीं पे सिस्टम गोचेंग से पूछता है बताओ भैया किसको मारना चाहोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो लॉन्ग टैंग को मार दो या फिर उसे अपना गुलाम बना लो। और मैंने तुम्हें बताया ही था कि अगर औरत होती तो ये पक्का दूसरा ऑप्शन चूज करता, लेकिन लड़कों के लिए भाई के पास कोई भी सिंपैथी नहीं है और वो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेता है लॉन्ग टैंग को मारने का। फिर इसके बाद गोचेंग लॉन्ग के लिए वहाँ पे एक तोहफा लेके आता है जो कि उसके लोग होते हैं और गोचेंग के लोग उन तीनों की गर्दनों के ऊपर एक एक शॉट रख लेते हैं, जिससे लॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी के साथ उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोचेंग उसे कहता है कि मैंने कहा कि तुम हिल सकते हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और लॉन्ग को वहाँ से टेलीपोर्ट करके पीछे फेंक देता है और हमें पता चलता है कि गोचेंग की ये फैमिली की फेमस टेक्निक है जिसका नाम है कॉस्मिक स्लीव, जिसकी मदद से गोचेंग किसी को भी इधर उधर फेंक सकता है। खैर इसके बाद लॉन्ग की आंखों के सामने ही उसके प्यारे लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है और उनकी गर्दनें काट के उन्हें मार दिया जाता है। वहीं पे गोचेंग की साइड वाले लोग कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बदरगु इतने ज्यादा बेरहम होंगे, उसने किसी को भी हल्की सी दया नहीं दिखाई। वहीं पे लॉन्ग को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोचेंग दोबारा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम मुझे छू भी सकते हो। और जब लॉन्ग गोचेंग के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ी रहा था तभी गोचेंग की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे आती है जो कि लॉन्ग के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है जिससे वो पीछे जा गिरता है। सॉरी, ये गोचेंग की स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, ये जियान की दोइस्ट बोन है और जियान इससे काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद दोइस्ट बोन का बना हुआ हाथ लॉन्ग के छक्के छुड़ा देता है और उसे आटे की तरह गूंदने लगता है। वहीं पे मिंग भी अपने मन के अंदर सोचती है कि इसकी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, लेकिन लॉन्ग इस बार गोचेंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ फेंकने लगता है और उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस धर्मागाया के साथ मुझे हरा सकते हो जो असल में एक ट्रू ड्रैगन है। गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास बस हल्का सा ब्लड है और वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद गोचेंग थोड़ा सा और जोर लगाता है तो वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। सभी लोग गोचेंग की स्ट्रेंथ देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे गोचेंग लॉन्ग से कहता है कोई आखिरी शब्द मारने से पहले, लेकिन लॉन्ग आगे से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। इस पे गोचेंग वहाँ पे दोइस्ट बोन की मदद से एक दूसरा हाथ बनाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा कमाल का था, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम इस एरा के अंदर पैदा हो गए। लेकिन अचानक से ही वो जगह हिलने लगती है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग इस क्रिटिकल मूवमेंट पे ब्रेक थ्रू करने वाला था जो कि बेशक सन ऑफ फिट होने की वजह से हो रहा था और लोग लॉन्ग की साइड के जो भी लोग थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे लॉन्ग की बॉडी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो गोचेंग से कहता है कि अब तो किस्मत भी मेरे साथ है। इस पे गोचेंग उसे कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझो दोस्त। इसके बाद वो दोबारा वहाँ पे 2-3 हाथ निकालता है और लॉन्ग के ऊपर दे मारता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है और लॉन्ग का ऑरा और ज्यादा रिलीज होने लगता है जो कि ट्रू ड्रैगन का ऑरा था। इसके बाद लॉन्ग भी धीरे धीरे करके ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता
है और वो गोचम के हाथों को पीछे खींचते हुए कहता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल उससे ज्यादा है, वो उसे कभी भी जीत नहीं सकता है। गोचंग उसे कहता है कि अभी भी भ्रम में हो। इसके बाद वहाँ पे 3-4 हाथ और आते हैं जो कि उसके ऊपर मार के उसे पीछे फेंक देते हैं और इसके बाद जब लॉन्ग अपने सामने देखता है तो फिर उसे असली धर्मकाया दिखाई देता है। इसके 6 हाथ थे और लॉन्ग गोचंग से कहता है कि भले ही उसका धर्मकाया शक्तिशाली है लेकिन वो कभी भी उसे हरा नहीं पाएगा। गोचंग उसे कहता है कि इसीलिए मैंने कहा कि तुम कभी भी हमारे बीच में असली गायब को देख ही नहीं सकते हो। जिसके बाद गोचंग वहाँ पे इमॉर्टल एंडलेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो भी धर्मकाया के साथ मिला के, जिससे वहाँ पे धर्मकाया की ब्लेसिंग भी मिल जाती है और गॉड किलिंग ऑर्डर निकलता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी शॉर्ट्स आती हैं जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी और बेशक धर्मकाया के साथ मिलने की वजह से इनकी टेक्निक और पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं पे लांग को समझ में आ जाता है कि गोचंग यहाँ पे रूल्स की पावर का इस्तेमाल कर सकता है और वो तुरंत वहाँ से बच के भागने लगता है, गोचंग को मॉन्स्टर कहते हुए। वहीं पे गोचंग आगे से कहता है कि अब भागने का कोई भी फायदा नहीं है। वहीं पे वो शॉट जैसे जैसे सीधा लॉन्ग की तरफ आगे बढ़ रही थी तो फिर उसके पॉइंट घटते जाते हैं और जैसे ही वो 0 पे जाते हैं तो वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और लॉन्ग का नामो निशान मिट जाता है और सामने की तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वहीं पे लॉन्ग की साइड के लोगों और गोचंग की साइड के लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि असल में वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन गोचंग ने लॉन्ग को मार दिया था इसीलिए उसे काफी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं और गोचंग की सर्वेंट उससे पूछती है कि वो लोग लॉन्ग के साथ आए हुए जानवरों के साथ क्या करेंगे। गोचंग उससे कहता है कि मार दो और क्या करोगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचंग के जो भी लोग थे वो आगे बढ़ते हैं और जो लॉन्ग के साथ आए हुए थे उनको एक एक करके मारने लगते हैं और जो बचे कुचे थे भागने की कोशिश कर रहे थे उनका भी सफाया हो जाता है। इसके बाद ये बात हर जगह पे फैला दी जाती है कि गोचंग ने हेवन की प्राइड लॉन्ग टेंग को हरा दिया है, वो भी सिर्फ गॉड फॉल्स रियलम पे होने के बावजूद। इसके बाद लॉन्ग टेंग सभी लोगों से कहता है कि हमें भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी भी यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर बचा हुआ है और अगर हम लोग अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सारा काम गोचंग के ऊपर ही आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लॉन्ग के क्लैन से कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पूछते हैं कि हम लोग गोचंग को ऐसे ही जाने देंगे। इस पे सेक्ट लीडर आर्डेक्स से कहता है कि लॉन्ग टेंग हमेशा से ही बगावती था और अगर वो मारा जाता है तो फिर वो खुद इस चीज का जिम्मेदार है। इस पे दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन इसके बावजूद वो हमारे क्लैन के लिए सबसे जरूरी था। लेकिन लॉर्ड आगे से कहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है आगे बढ़ने का, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ही नुकसान होगा। वहीं पे गोचंग को भी उनके बारे में पता था कि वो साले छैया छैया खेल रहे हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद कुछ ज्यादा ही डीप थॉट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो लॉन्ग टेंग के मरने पे भी बाहर नहीं आए और ना ही उसकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए आए हैं। खैर वैसे मेरे लिए ही काफी ज्यादा अच्छा है, फ्यूचर में अगर ये घबराए रहेंगे तो फिर मुझे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद गोचंग वहाँ पे चेस्ट को ओपन करता है जो उसे मारने पे मिली थी और चेस्ट के अंदर से रेमो लाइफ सोर्स ऑफ ट्रू ड्रैगन निकलता है, यानी कि ड्रैगन ब्लड एसेंस। इसको देख के गोचंग खुश हो जाता है और उसे तुरंत अपने साथ फ्यूज कर लेता है और फ्यूज करने के बाद उसकी फिजिक, वाइटलिटी, डिफेंस और स्ट्रॉन्ग सब कुछ सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद गोचंग मिंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है तुम नहीं गई, तुम्हें मुझसे कुछ काम है। इसके बाद वो एक झटके में मिंग के पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम गिल्टी फील कर रही हो। बेसिकली इतने सारे लोगों के मरने की वजह से गोचंग को ऐसा लगता है कि मिंग गिल्टी फील कर रही है और गोचंग मिंग को चीयर अप करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती थोड़ी ना है कि तुम इतनी खूबसूरत पैदा हुई हो कि लॉन्ग टेंग तुम्हें टारगेट करने लगा, जिसपे मिंग आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद गोचंग मिंग से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे करता भी ना कुछ तो भी तुम उसे जान नहीं देने वाली थी। मिंग उसे पूछती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इसके बाद गोचंग मिंग से पूछता है चलो बताओ मुझे कि तुम लॉन्ग टेंग के साथ क्या करने का प्लान बना रही थी, अगर रीजन काफी ज्यादा अच्छा हुआ तो फिर मैं बॉडी तुम्हें दे दूंगा। जिसपे मिंग उसे पूछती है क्या तुम सच में मुझे बॉडी दे दोगे अगर मैं तुम्हें बताती हूँ। जिसपे गोचंग उसे कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है। जिसपे गोचंग पीछे मुड़ता है और उससे कहता है बिल्कुल यार, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। और मिंग उसकी नौटंकी को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। खैर इसके बाद मिंग उसे अपनी असली सच्चाई बताती है कि वो यहाँ पे लॉन्ग टेंग की बॉडी से ट्रू ड्रैगन ब्लड को बाहर निकालने के लिए आया था, जो कि मिंग के लिए काफी ज्यादा कमाल की चीज है। इसे गोचंग को याद आता है कि उसने अभी तो ट्रू ड्रैगन ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है और गोचंग के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि अब वो अपनी बातों से मुकरने वाला था। और मिंग गोचंग से कहती है कि अरे चेहरा तो देखो तुम्हारा, जैसे ही तुम्हें पता चला कि बॉडी के अंदर कुछ काम का है तो फिर तुम्हारी हरकतें बदलने लगी। इसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसके बाद गोचंग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन ब्लड तो चेस्ट से बाहर निकला था, उसने बॉडी से निकाला ही नहीं है, इसीलिए उस ड्रॉप को अभी बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद गोचंग मिंग के पास दोबारा जाता है और उसे कहता है कि पहली बार तुमने उसकी इनहेरिटेंस के पीछे थी, इसके बाद तुम उसे मार के उसके ड्रैगन ब्लड को भी बाहर निकालना चाहती थी, तुम्हें हो जो इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रही हो और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो कि मैं लालची बन रहा हूँ। और गोचंग मिंग से कहता है कि तुम कब से इतनी ज्यादा चालाक और मतलबी लड़की बन गई। इस पे मिंग उसे पीछे धकेल देती है और उसे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो गोचंग को घूर के देखने लगती है, वो भी गुस्से में। गोचंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें उसकी बॉडी चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे एक बार हस्बैंड कह के बुलाना पड़ेगा। जिसपे मिंग आगे से साफ कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं और ये चीज तुम्हारे सपने में होगी। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें रेनबो ट्रू ब्लड नहीं
चाहिए क्या, ये काफी ज्यादा रेयर चीज होती है, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम ये कर नहीं पाओगी तो फिर शायद से मुझे उसे बाहर निकाल लेना चाहिए और मेरा मन भी बदल सकता है। जिसमें मिंग अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो गोचेंग को हस्बैंड कहती है, लेकिन धीरे से। इस पे गोचेंग उसे कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलोगी? तो फिर मिंग उसके कानों में चिल्लाते हुए कहती है कि हस्बैंड हस्बैंड। इसके बाद उसे साइड में करती है और कहती है कि वो बॉडी मेरी हुई, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद मिंग जब उस बॉडी को देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि बॉडी वन पीस के अंदर है, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया कि ये पूरी बॉडी अभी तक सही सलामत है। क्या ये शुरुआत से ही ये बॉडी मुझे देने की प्लानिंग कर रहा था? वो भी मिंग गोचेंग से पूछते हैं कि उसके पास तो डिमोनिक मैजिक है जिसकी मदद से वो स्क्रॉप्स को डिवोवर कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, तो गोचेंग बॉडी को अपने पास क्यों नहीं रख लेता है? इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और तुम्हारा पति होने के नाते मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, ये मेरा दिल छू लिया। जिसपे मिंग आगे से कुछ भी नहीं कहती है। वह फिर गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने ये तुम्हें पहले ही दे दिया है, लेकिन तुम फिर भी मेरे बारे में सोच रही हो, काफी ज्यादा बेवकूफ बट क्यूट हो। लेकिन गोचेंग जो इसे एक चीज पता चल जाती है कि अगर वो इसी तरीके से डेवलप करने देता है, यहाँ तक कि अगर मिंग गोचेंग की कल्टीवेशन को सरपास भी कर जाए तो भी उसे नहीं लगता है कि मिंग कभी भी अपना ड्रैगर बाहर निकाल के गोचेंग के ऊपर अटैक भी कर पाएगी। और वो उस बारे में सोचते हुए जब मिंग ने अपना ड्रैगर बाहर निकाला था, कहता है कि एक इंसान जो कि अपनी मर्जी से ही अपने वेपन को नीचे छोड़ दे वो क्या ही बदला लेगा। यानी कि उस टाइम पे गोचेंग ने वेपन को नहीं छीना था, मिंग ने खुद ही छोड़ दिया था। और गोचेंग को यकीन हो जाता है कि अभी तक वो जो भी चीजें करते आ रहा है इसे मिंग के ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और मिंग उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बनती जा रही है। और गोचेंग में मिंग को काफी ज्यादा पसंद करता है और गोचेंग जाते हुए मिंग से कहता है कि एक अच्छी जगह ढूंढ लेना जहाँ पे तुम उसकी बॉडी को रिफाइन कर सकोगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं पे मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि गोचेंग उसको इतनी ज्यादा कीमती चीज कैसे दे सकता है। पिछली लाइफ के दौरान तो असली वाले गोचेंग ने मिंग को चॉकलेट देने से मना कर दिया था और मिंग को सच में ऐसा लगने लगता है कि गोचेंग डिमोनिक हार्ट की वजह से उसके ऊपर हमला किया था और बदल गया था। वहीं पे गोचेंग को पहले से ही पता था कि मिंग के हाथों में लॉन्ग की बॉडी है, इसीलिए यहाँ पे कुछ एशियन इमोर्टल नेटिव्स हो सकते हैं जो कि उससे छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए गोचेंग उसके लिए इन सभी ट्रबल को यहीं पे सॉल्व कर देता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की गोचेंग की पावर को महसूस करते ही घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भाग निकलती है। और गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा अच्छा हस्बैंड हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।